नहीं बेटा, तुम्हें आ रहा है तो तुम क्यों बताओगे? जैसे नहीं आ रहा है उसे भी तो सीखना है यहाँ पे। श्वसन, श्वसन क्या होता है? हम कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को, ये ठीक है। आपने जैसे आपने बोला कि ऑक्सीजन को इनहेल करना और मैडम हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना, यानी कि ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना। ये आप पढ़ रहे हो, ये आपने पढ़ा होगा बेसिकली। आप जब फोर्थ फिफ्थ सेवन्थ की, जो आप ऑक्सीजन लेते हो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो, ये श्वसन। ये बिल्कुल मिसकंसेप्शन है बेटा, आज से इसको याद करना छोड़ दो कि ये श्वसन है। ये ब्रीदिंग है। आप सांस ले रहे हो और बाहर निकाल रहे हो, ये ब्रीदिंग की प्रोसेस है, ठीक है। जैसे हिंदी में कहते हैं श्वास, श्वास, ठीक है, सांस लेना। आप जब ब्रीदिंग करते हो तो कौन सी गैस अंदर लेते हो? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हो। जब ये ऑक्सीजन गैस लेते हो अंदर, तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये ऑक्सीजन अंदर जाकर के क्या काम करती है? आपने कभी दिमाग लगाया है कि ऑक्सीजन आप डेली आप माइक्रो सेकेंड में आप एक्सहेल एक्सहेल इनहेल एक्सहेल कर रहे हो, तो ऑक्सीजन अंदर जाकर के क्या कर रही है? हाँ, कोई यस मैडम, मैं तो ऑक्सीजन अंदर जाके क्या कर रही बेटे? कोई आप में से, दोनों में से? आज का जो टॉपिक है वो रेस्पिरेशन है, क्योंकि आप लोग शायद कल मिस किए होंगे। मुझे आज क्रैप साइकिल स्टार्ट करने हैं, थोड़ा सा कवर करने के लिए बैक से लेके चल रही हूँ, फिर से वापस से 10-15 मिनट की क्लास में उसको रिवाइज कराने की कोशिश कर रही हूँ। बेटे जब ऑक्सीजन अंदर जाती होगी इतना तो पता है, अंदर कहाँ जा रही है? लंग्स में या डाइजेस्टिव सिस्टम में? लंग्स के बाद कहाँ जाती है? कहाँ? मैडम लंग्स के बाद वहां जाते हैं हर एक सेल के पास मैडम, सेल को। ओवरऑल जो ऑक्सीजन है उसका जो काम है बॉडी को कुछ ना कुछ, चाहे वो लिविंग लिविंग की बात कर रही हूँ, लिविंग में प्लांट हो, चाहे वो एनिमल्स, चाहे जंतु हो, चाहे वो पादप हो, दोनों लिविंग है। दोनों में जब ऑक्सीजन अंदर जा रही है तो बेटे कोई ना कोई कार्य कर रही है। तो ऑक्सीजन को बेसिकली जब भी आप अंदर लेते हैं, तो ऑक्सीजन के जो भी आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, जब आप इसे उसमें पढ़ोगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी में रेस्पिरेशन हो गया क्या? यस मैडम। कंप्लीट हो गया। यस तो मैडम। आप बताइए रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है? श्वसन अंग क्या है आपका? मैडम एल्वेलाई। मैडम मैडम अंग तो लंग्स। 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 सबसे पहले लंग्स के द्वारा कहाँ जाती है? आप बताते जाइए, अब रुकेगा नहीं कोई। रेस्पिरेशन चैप्टर खत्म है आपका यस ह्यूमन मैडम। में। तो बताइए फेफड़ों के द्वारा ऑक्सीजन गैस को कहाँ पहुंचाया जा रहा है? मैडम एक्सप्लेन करके बता दो। हाँ बताओ बेटा। मैडम लंग्स से डिफ्यूजन होगा ब्लड में, हीमोग्लोबिन से कैरी होके वो जाएगी हर एक सेल के पास। डिफ्यूजन के द्वारा ब्लड सेल्स में एंट्री करेगी और हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो यस मैडम। ऑक्सीजन को बाइंड करता है, फाइंड कर। बांधने की कैपेसिटी रखता है। इसीलिए क्या होता है, हीमोग्लोबिन की जरूरत होती है आपको यस ब्लड में। अगर आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो आप सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, वीकनेस हो जाती है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन बेटे कहाँ पहुंचती है? हर एक कोशिका के अंदर। अब ये ऑक्सीजन पहुंचाई क्यों जा रही है कोशिका के अंदर? मैं बता रही हूँ, ये दोनों प्रक्रिया पादप और जंतु दोनों में सेम है। ऑक्सीजन पहुंचाई क्यों जा रही है? ऐसा क्या काम है जो ऑक्सीजन आप ले रहे हो? आपने खाना खाया? यस मैडम। कौन सा पराठा खाया आज? मैडम आलू का? जो भी खाए, आलू ये, वर्त है मैडम। अरे ठीक है, आलू खाते हैं ना? यस आलू क्या होता है? बेसिकली आलू क्या है? कार्बोहाइड्रेट, शुगर, स्टार्च। स्टार्च, शुगर। स्टार्च, हाँ स्टार्च मंड वाला टेस्ट नहीं किया क्या इंटर में? हाँ मैडम। स्टार्च होता है, स्टार्च मतलब 1000 मॉलिक्यूल है किसके? ग्लूकोज। 1000 मॉलिक्यूल है ग्लूकोज के, यानी कि एक स्टार्च अब जब खा रहे हैं उससे 1000 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के बनते हैं। तो ओवरऑल जो है वो ग्लूकोज बन रहा है बॉडी में। स्टार्च आप कुछ भी खा रहे हैं, प्रोटीन विटामिन या फैट, ओवरऑल कार्बोहाइड्रेट पहुंच रहा है बॉडी में, ठीक है, जो भी आप पहुंच रहा है। फूड मॉलिक्यूल कह दो मैं इसे, भोजन के तत्व। यस इन मैडम। सब फूड मॉलिक्यूल को आप ले क्यों रहे हैं? आप भोजन कर क्यों रहे हैं? मैडम एनर्जी। ऊर्जा के लिए ना। एकदम थोड़ा सा बोलो, बोलोगे नहीं तो कैसे चलेगा? भोजन कर क्यों रहे हैं? ताकि एनर्जी मिल सकती। ऊर्जा मिले। आपकी जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, जैसे कि चलना फिरना, बोलना, गाना, उठना, या जो भी कर रहे हैं आप, उसके लिए आपको क्या चाहिए? एनर्जी। ऊर्जा। अब ये ऊर्जा आएगी कहाँ से? मैडम खाने से। खाने से। और खाने से डायरेक्टली मिल जा रही है? नहीं मिल मैडम। जाएगी।
ऊर्जा कैसे मिलेगी? जब आप उस खाने को तोड़ेंगे, ब्रेक डाउन ब्रेक डाउन करेंगे। और बेसिकली क्या होता है? ऑक्सीडेशन, यानी कि कार्बन के जो जो ग्लूकोज आप जा रहे हैं, जो कार्बोहाइड्रेट है, वो क्या है? कार्बन की श्रृंखला ही है। यस मैडम इस श्रृंखला को तोड़ना है और तोड़ करके कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल Yes. बनाना है। और साथ में क्या बनती है? ऊर्जा। दो रूप में बन सकती है, तो एटीपी या तो एनएडी एच या FADH2, मतलब FADH, मतलब ये तो अभी बहुत लंबा वाला प्रोसेस है, उतना मत समझो। इतना समझो कि ऊर्जा, जब आप भोजन कर रहे हैं, उस भोजन का होना है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण कैसे होगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में, इसीलिए रेस्पिरेशन होता है। बॉडी में जो आप ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऑक्सीजन जो लेने के बाद जो ऑक्सीजन कोशिकाओं तक पहुंचाई जा रही है, वो ऑक्सीजन ग्लूकोज को कन्वर्ट कर रही, ऑक्सीडाइज कर रहा है उसको, और क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल प्लस ऊर्जा। तो रेस्पिरेशन की जो परिभाषा बनेगी वो ये होगी कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी भी भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण करना श्वसन कहलाता है, जिससे ऊर्जा एवं कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का उत्पादन। अब समझ में आया? तो ब्रीदिंग और श्वसन, रेस्पिरेशन दोनों अलग अलग है बेटे। सांस लेना रेस्पिरेशन नहीं है। रेस्पिरेशन इसलिए हो रहा है ताकि आपका जो भी फूड मॉलिक्यूल है, फूड मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करना है। ऑक्सीडाइज करके ओवरऑल आप बना रहे हैं क्या? ऊर्जा। ऊर्जा स्टोर किस रूप में रहती है? एटीपी के। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। अब मैंने और कल एक बताया था कि जो रेस्पिरेशन होता है, हमें लेके चलना है प्लांट में। तो जो रेस्पिरेशन होता है वो किसके अंदर हो रहा है? मतलब ये ऑक्सीडेशन हो रहा है फूड मॉलिक्यूल का, किसके अंदर हो रहा है? साइटोप्लाज्म मैडम सेल के अंदर कोशिका के अंदर। तो हम इसे कह सकते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन ठीक है बेटे, सेलुलर रेस्पिरेशन। इसमें आपको तीन चीजें पढ़नी होती है, एक ग्लाइकोलाइसिस, और एक पढ़ना होता है क्रेब्स साइकिल, और एक पढ़ना होता है ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, तो अब देखो, एक चीज और बताई थी, एक कोशिका बताई थी कल, एक ऑटोट्रॉफिक होता है, एक हेटेरोट्रॉफिक, यानी स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी क्या होता है? जो स्वयं भोजन करते हैं। देखो बेटे, खड़े होके बताओ, स्वपोषी क्या है? अगर आपको इंग्लिश आती हो तो आप इंग्लिश में बता सकते हो ऑटोट्रॉफिक। ये हिंदी आती है तो हिंदी, दो ही लैंग्वेज पढ़ाई जाती यस है। मैडम बताइए स्वपोषी क्या है? जैसे जैसे आप घर जाके, हाँ, पेड़ पौधे तो स्वपोषी नहीं, बताओ। पेड़ पौधे हरे पेड़ पौधे, और एक दूसरा होता है साइनोबैक्टीरिया। दो चीजें हैं जो अपना भोजन ओवरऑल यानी ग्लूकोज का प्रोडक्शन खुद कर, वो स्वपोषी है। तो अगर आप पौधे की बात करें, इतना समझ में आया रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या अंतर है? यस मैडम इतना हो गया क्या? क्रैप साइकिल स्टार्ट करना था। मैडम कर दो मैडम, इनकी टेंशन लो, जो पढ़ने वाला है वो आ गया। कोई बात नहीं, कुछ है क्या? त्योहार होगा, कुछ बोलोगे? कितने बच्चे हैं क्लास में आप? मैडम आते दो 10 हो गए क्या होंगी? मैडम 10 हो गए मैडम, समझा ही नहीं क्या पूछा। मैंने कहा कितने बच्चे हैं क्लास में आपके? थर्टी। अगला जो मैंने कल पढ़ाया था बेटे, वो ये बताया था, ये एक प्लांट है, ठीक है, इसमें दो तरीके की कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक, अगर मैं बोलूं एक सेल है, ये दो सेल है, ये कोशिका है, इसमें क्या है? ग्लूकोज कहीं बाहर से आ रहा है, ग्लूकोज बाहर से आ रहा है और इससे एनर्जी बन रहा है। कौन सी प्रोसेस है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, और इसमें मैं कह दूं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ मिल करके ग्लूकोज का निर्माण कर रहा है। ये अपना खुद का ग्लूकोज बना रहा है और फिर एनर्जी बना रहा है। तो जो अपना
भोजन स्वयं बना रहा है, यानी कि ये वाली कोशिका जिसमें जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कौन सी प्रोसेस है, ये फोटोसिंथेसिस ही तो हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में। यही तो प्रकाश संश्लेषण में आप पढ़ते आ रहे हैं मैडम कि भूमि से जल लेके, बाहर से वायु लेके, और कौन सा क्या लेके, ताप, हाँ मतलब ऊर्जा लेकर प्रकाश की उपस्थिति में भोजन क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के सहायता से क्या बना लेते हैं, ग्लूकोज। ये प्रकाश संश्लेषण ही तो है। तो ये क्या स्वकोशी है, तो मैं इस कोशिका को कह दूं कि ये ऑटोट्रॉफिक सेल है। ऑटोट्रॉफिक को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोसी स्वपोषी कोशिका। ठीक है। अब बेटे जो यहाँ की पत्तियां हैं, हरी पत्तियां, वो तो होती है ऑटोट्रॉफिक, ठीक। लेकिन जो रूट सेल है, रूट, तो आपको आपने कहीं पढ़ा है कि जड़ भी प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बना लेते हैं। तो जड़ों तक पत्तियों के द्वारा भोजन को पहुंचाया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोज आता है। तो इसलिए रूट को क्या कहेंगे, हेटेरोट्रॉफिक, यानी कि परपोषी कोशिका। यहाँ पे क्या किया जाता है, इस ग्लूकोज को यहाँ से पत्तियां बनाती हैं और यहाँ पे वो भेजती है। तो यहाँ पे ये ऑटोट्रॉफिक सेल हो गई, ये हेटेरोट्रॉफिक, यानी कि प्लांट में ही दोनों तरीके की सेल। आपके अंदर जो सेल है वो कैसी है, हेटेरोट्रॉफिक। ठीक है, ये समझ में आया। एक चीज और समझिए, आपको ज्यादातर जो ऑक्सीडेशन होता है बेटे, वो कार्बोहाइड्रेट का होता है। मतलब कि अगर रेस्पिरेशन हो रहा है, प्रिफर का मतलब जैसे सबसे पहले पेज ज्यादा, अगर मतलब इसको प्रिफर्ड किया जाता है, मतलब इसको पहले चुन लिया जाता है। क्यों, क्योंकि अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें, यानी ग्लूकोज की बात करें, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 6। लेकिन अगर यहीं पे फैट ले लूं मैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन होता है 2। तो इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीजन कम लगेगी या इसको, आप बताओ, ऊपर वाले को। इसीलिए इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए कम लगेगी, इसीलिए हमेशा जो है वो कार्बोहाइड्रेट को ऑक्सीडाइज किया जाता है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, इनको क्या किया जाता है, ऑक्सीडाइज करके, क्योंकि ऑक्सीजन कम चाहिए होगी, इसलिए एनर्जी बनाई जाती है। ठीक, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होगा कि फूड मॉलिक्यूल स्पेशली क्या होंगे, जो कार्बोहाइड्रेट है, उनको ऑक्सीडाइज करना। ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ना। ठीक है, ऐसे समझ लो कि अगर ये 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, ये C6 है ना, ये 6 कार्बन की श्रृंखला है। अगर इसे मैं ऐसे अलग अलग करूं, ठीक, तोड़ना, ब्रेक डाउन करना, तो ये हो जाता है, ये कहलाता है ऑक्सीडेशन। और इससे बने क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो मैं ये कह रही हूँ कि किसी भी ग्लूकोज का ऑक्सीडाइज करके, फूड मॉलिक्यूल का ऑक्सीडाइज करके एनर्जी को बनाना, एनर्जी को बनाना क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन। अब तो नहीं कंफ्यूजन होगा, बार बार बता रही हूँ। अगर कोशिका में मान लीजिए एक अलग टॉपिक होता है, सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोरिलेशन, जल्दी जल्दी रिवीजन कर लो। एक होता है सबस्ट्रेट, क्या बोल रहा है इसमें? हिंदी में सबस्ट्रेट बताओ जरा, क्या बोलते हैं हिंदी में, देखना पड़ेगा मुझे, 1 मिनट। एनसीईआरटी किसी के पास हिंदी वाली नहीं है क्या यहाँ पे, मैडम हिंदी वाले में ढूंढ दो वो टाइम कौन सी रेस्पिरेटरी, गूगल कर लेना, सबस्ट्रेट होता है रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी का मतलब श्वसन, श्वसन, सबस्ट्रेट मतलब देख लीजिएगा आप इसे हिंदी में क्या कहते हैं। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का मतलब ये है बेटे कि अगर कोशिका में कार्बोहाइड्रेट नहीं हो, मान लीजिए ग्लूकोज नहीं है, तो क्या आगे का रेस्पिरेशन होगा या नहीं, तो डेफिनेटली होता है। अगर ग्लूकोज नहीं भी है, उसके अलावा अगर क्या क्या हो, तो एक होता है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो मैंने अभी बताया कि जो प्रेफर करती है कोशिका रेस्पिरेशन करने के लिए, वो किसे करती है, कार्बोहाइड्रेट, हाँ ठीक है, ग्लूकोज को। अगर एक ऐसी कोशिका है जिसमें ग्लूकोज नहीं है, तो क्या रेस्पिरेशन होगा, होगा। क्यों, क्योंकि इसको ग्लूकोज से एनर्जी बनाने के लिए बहुत सारे एक पाथवे चल के एनर्जी बनाने के लिए एक एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम अगर कोई भी चीज है, जैसे कि विटामिन, विटामिन नहीं सॉरी, फैट,
ठीक है। और ऑर्गेनिक एसिड, और क्या होता है, फैट हो गया, ऑर्गेनिक एसिड हो गया, प्रोटीन है ना, प्रोटीन। तो ये तीनों चीजें अगर है तो इसको भी ये उपयोग कर सकते हैं एनर्जी में बनाने के, इसीलिए इन्हें कहते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। यानी कि ग्लूकोज के अलावा भी अगर कुछ ऐसी चीजें हैं, मान लीजिए आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज की लैकिंग है किसी भी वजह से, अगर लेकिन उसकी जगह पे अगर फैट है और क्या है, ऑर्गेनिक एसिड है या प्रोटीन है, तो इसको भी यूज कर लेगी कोशिका और क्या करेगी, रेस्पिरेशन को स्टार्ट चला के रखेगी। लेकिन अगर हार्मोन है, मिनरल है, वाटर है, इसको रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि इसको सेल नहीं यूज कर सकती। तो हार्मोन, मिनरल, आपके पास एनसीईआरटी है, खोल के बैठो उसे, कहानी की तरह सुन रहे हैं, घर जाके सब भूल जाते हैं, पता नहीं क्या यहाँ कथा चल रही है। टिक करो या नोट करो, कुछ तो करो, वरना कैसे समझ में आएगा। अभी सुना, कल को भूल जाओगे सारा, तुम बताओगे पूरी क्लास को, अपना ही पढ़ के निकल जाओगे। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो होता है बेटे, मैंने कहा कि जो ग्लूकोज के अलावा अगर कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कि प्रोटीन, फैट, प्रोटीन, फैट और ऑर्गेनिक एसिड, इन्हें कहते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। यानी कोशिका इनका प्रयोग कर सकती है रेस्पिरेशन की प्रक्रिया को चलाने के लिए। लेकिन मिनरल हो गया, वाटर हो गया और हार्मोन हो गया, ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट नहीं होते। ये कल का है, मैं दोबारा है तो रिवाइज करा रही हूँ। मिनरल हो गया, वाटर हो गया और हार्मोन हो गया, ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट नहीं। ठीक, अब बात करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन की। सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब ऐसा रेस्पिरेशन जो कोशिका के अंदर हो, यूकैरियोट हो, प्रोकैरियोट हो, दोनों को दोनों में रेस्पिरेशन होगा। मैडम क्रियाधार कहेंगे इसे? अब जो भी कहेंगे अपना देख लेना। श्वासनीय क्रियाधार, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, श्वासनीय क्रिया, क्रियाधार। हाँ ठीक है, जो भी है। अब कल मैंने जो है ना एक टॉपिक पढ़ाया था, मिटा दो इसे, यस मैडम। तो वैसे ही समझाने को दिया था। कल का थोड़ा क्विक रिवीजन कर रहे थे। इसके बाद सेलुलर रेस्पिरेशन है, यानी कि रेस्पिरेशन आप समझ गए कि रेस्पिरेशन होता है किसी भी फूड मॉलिक्यूल, स्पेशली कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसको ब्रेक डाउन करना और क्या बना लेना, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, साथ में ऊर्जा। अगर मैं कह रही हूँ ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका मतलब क्या बनेगी, ऊर्जा बनेगी। ऊर्जा madam. दो रूप में इकट्ठी हो सकती है, एक एटीपी, ध्यान रखिएगा। अगर मैं कहीं भी आगे बहुत जगह ऑक्सीडेशन लिखूंगी, वही बात पूरा चैप्टर में ऐसे ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन लिखूंगी, जब भी ऑक्सीडेशन का मतलब होगा कि ऊर्जा बनेगी। ठीक है, ऊर्जा हमेशा बनेगी, या तो इस रूप में इकट्ठी होगी या इस रूप में, और या FADH, इस रूप। ठीक है, इन तीन रूप में हमेशा ऊर्जा बनेगी। जब भी ऑक्सीडेशन की बात हो रही है, किसी भी समीकरण में अगर ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण है तो वहां पे ये तीनों का प्रेजेंट, इन तीनों में से किसी एक का होना बहुत ज्यादा जरूरी। ठीक है, आपको एक चीज पता है, एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर मैं किसी भी चीज में H जोड़ रही हूँ तो इसका क्या मतलब होता है, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन, मैडम रिडक्शन, या अपचयन, रिडक्शन। हाँ रिडक्शन। ठीक है, ये मैंने कल बताया था कि अगर NAD प्लस है, इसमें मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है या ज्यादा है, मैडम ज्यादा है। मैडम ये कहते दान करने का नहीं है। इलेक्ट्रॉन कम है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दूं प्लस H प्लस जोड़ दूं, तो क्या मैं इसे NADH प्लस लिख दूं? यस मैडम लिख दो। लिख सकते, ठीक, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जुड़ गया और एक H प्लस नहीं, सॉरी H लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे NAD प्लस और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और प्लस 2 H प्लस लिखूं, तो इसे NADH और प्लस क्या लिखूं, H प्लस। ये प्रोसेस कहलाता है रिडक्शन। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर A प्लस NAD प्लस और प्लस समीकरण का चिन्ह B और NADH चल रहा है, अगर ये ऑक्सीडेशन है, A से B में बदलने की प्रक्रिया ऑक्सीडेशन है, तो ये हमेशा रिडक्शन होगा।
ये तो थोड़ा बहुत बेसिक चीजें हैं। एटीपी का निर्माण कैसे होता है? एडीपी के साथ फॉस्फेट जुड़ेगा तो एटीपी बन जाता है। इसी तरीके से जीडीपी के साथ अगर फॉस्फेट जुड़ेगा तो जीडीपी बन जाता है। ठीक है, टी। इसी तरीके से एफ ए डी प्लस से एफएडीएच। ये बेसिकली चीजें हैं, थोड़ा याद रखिएगा कि जहां पर भी ऑक्सीडेशन होगा वहां पर ऊर्जा जरूर बनेगी। ऊर्जा किसी भी रूप में बन सकती है, या तो एटीपी या एनएडीएच बनेगा और या एफएसएच। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन का मतलब है रेस्पिरेशन। समझ में आया? अभी भी किसी को डाउट है तो पूछो, रेस्पिरेशन क्या होता है? कोई बताएगा? हाँ मैडम यार। रेस्पिरेशन क्या होता है? मैं इसलिए इतनी बार बता रही हूँ ताकि कुछ तो समझ में आए। रेस्पिरेशन क्या होता है? पीछे से दो में से, आप दोनों में से, दोनों बॉयज में से कोई बताओ। इंटरेक्टिव होना चाहिए थोड़ा सा, मतलब जवाब देना, ऐसे दिक्कत हो जाएगा। मेडिकल का तैयारी कर रहे हो आप स्टूडेंट, बताइए क्या बताया मैंने, रेस्पिरेशन क्या है? बेटे अगर यही नहीं समझ में आ रहा है तो क्रेब्स साइकिल कहाँ से शुरू करूं मैं? उसमें तो थोड़ा और एटीएस में और ज्यादा इतने एटीपी बना डालूंगी, फिर देखते रह जाओगे तुम लोग क्या ही कर रही मैडम। बताओ क्या हो रहा है, समझा रेस्पिरेशन से? रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में अंतर बताओ। खड़े होके तुरंत फटाफट एक एक करके सारे बताएंगे इधर लड़कियों में से। बताइए पीछे, आप बताओ क्या समझा? रेस्पिरेशन में कोई भाषा मेरी क्या थोड़ी सी ज्यादा अजीब है क्या? समझ नहीं आ रहा क्या? तो फिर बताइए आप खड़े होके कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन अपने शब्दों में आपने जो समझा बताइए, कोई घबराने वाली बात नहीं। बताइए क्या समझा आपने, आप बताओ। हाँ, आ जाओ बेटे, बोलो। श्वसन और श्वास में क्या अंतर? चलो अब ये बताओ। श्वसन क्या कह रहे? आप बताओ, तुम में से तीन चार लड़कियों में से कोई भी बता दो, इनमें से आगे वाला। गैस एक्सचेंज में हो गया और रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेशन में हो गया, एनर्जी में कन्वर्ट होना। हाँ, और किसका होता है ऑक्सीडेशन? फूड मॉलिक्यूल की बार लिख लो कहीं पे, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मॉलिक्यूल। हिंदी में उसी को लिख लो, ऑक्सीकरण। श्वसन क्या परिभाषा लिख लो, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, देखो श्वसन की, ऑक्सीजन इंग्लिश में भी बोल दूंगी, जो इंग्लिश में लिख रहे हैं वो एक सेकंड वेट करें। ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बनिक भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करना। ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बनिक भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा का निर्माण रेस्पिरेशन कहलाता है, श्वसन कहलाता है। यह प्रक्रिया कोशिका के अंदर होती है। पता चला पेट में करवा लें, कोशिका के अंदर होती है। लिख लिया? लिखो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक फूड मॉलिक्यूल, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मॉलिक्यूल in presence of oxygen and production of CO2, H2O and energy is called as respiration, is called as respiration. Breathing is gaseous, only gaseous exchange और exhale और inhale. ठीक है, ब्रीदिंग मतलब सांस लेना, ऐसे लिख लो, सांस को अंदर छोड़ना बाहर निकालना, दैट इज अ ब्रीदिंग, नॉट अ रेस्पिरेशन। ठीक है, श्वासोच्छ्वास ये हो गया। ऑटोट्रॉपिक हेट्रोट्रॉपिक समझ में आया? स्वपोषी परपोषी, जहां पे ग्लूकोज अगर पहुंचाया जा रहा है, जैसे हमारे में क्या होता है कि हम भोजन करते हैं और हर एक कोशिका तक ग्लूकोज को पहुंचाया जाता है, तो हमारी कोशिका परपोषी। ठीक है, और अगर मैं कह रही हूँ कि पौधे की बात करूं तो पत्तियों में ऊपर वाले भाग में, वहां पर जहां पे ग्रीन वाला पार्ट है, वहां पे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति तथा प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण तो कर रहे हैं, पर जड़ों तक
ट्रांसलोकेशन आप एक प्रक्रिया पढ़ेंगे, ट्रांसलोकेशन, ठीक है, जहां ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, खत्म हो गया। तो ट्रांसलोकेशन की प्रक्रिया के द्वारा उस ग्लूकोज को जड़ों तक पहुंचाया जाता है एज अ सुक्रोज की तरह, ठीक है। और उसको सुक्रोज को फिर इन्वर्टेज एंजाइम फिर तोड़ देता है, फ्रक्टोज एंड द ग्लूकोज, फिर वो फ्रक्टोज, ये समझ में आया, इतना समझ में आया। अब मैं कह रही हूँ कि अगर एक कोशिका में ग्लूकोज नहीं है तो क्या बेटा आगे की प्रक्रिया रुक जाएगी, रेस्पिरेशन नहीं होगा। ओवरऑल रेस्पिरेशन इसीलिए हो रहा है ताकि एनर्जी बने, तो एनर्जी इसलिए बने ताकि आप काम कर सके, चाहे पौधा हो चाहे हम है, लिविंग है तो हमें कुछ काम करना है, बोलना चलना, बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, रिप्रोडक्शन, बहुत सारी चीजें हैं, इवन ग्लाइकोलिसिस से रेस्पिरेशन है, इसको भी करने के लिए एनर्जी चाहिए होती। तो ओवरऑल हमें चाहिए होती है ऊर्जा, ऊर्जा बनानी है, इसलिए ऑक्सीडेशन हो रहा है। समझ में आया। तो अगर कोशिका में ग्लूकोज नहीं है तो क्या कोशिका रेस्पिरेशन करना बंद कर देगी? मैंने कहा कि जितना भी प्रेफर्ड फूड है, मतलब अगर जो प्रेफरेंस ली जाती है वो ग्लूकोज को यानी कार्बोहाइड्रेट को ली जाती है, लेकिन अगर कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी क्या क्या चार चीजें बताई, एक ऑर्गेनिक एसिड बताया, एक फैट बताया और एक प्रोटीन बताया, ये तीन चीजें हैं, तो उसको भी कोशिका प्रयोग कर सकती है, इसको कहते हैं रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट, ठीक है। लेकिन हार्मोन, मिनरल और वाटर, इनसे रेस्पिरेशन की साइकिल नहीं चल सकती। अब मैं बता रही हूँ कि जो रेस्पिरेशन प्रक्रिया हो रही है वो कहाँ हो रही है, कोशिका के अंदर। रेस्पिरेशन प्रोकैरियोट में भी होगा, यूकैरियोट में भी होगा, ठीक, और इनसाइड द सेल, कोशिका के अंदर, ठीक है। तो अगर लोकेशन पूछी जाएगी तो कहाँ, कोशिका के अंदर, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव में। ये एक थोड़ा सा नॉलेज था, मतलब थोड़ा सा समझाने के लिए है कि अगर NAD प्लस है यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन जोड़ दोगे तो ये NADH बन जाता है। किसी भी चीज में H का जुड़ना, H प्लस आयन का जुड़ना, दैट इज अ रिडक्शन, अपचयन, अपचयन कहते हैं, रिडक्शन, ठीक है। और अगर यहाँ पे इसका रिडक्शन हो रहा है तो उसके साथ में जो भी होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, ठीक। अब देखो एटीपी का निर्माण कैसे होता है, एडीपी में फॉस्फेट जुड़ जाता है तो एटीपी का निर्माण हो जाता है, ठीक इसी तरीके से जीडीपी में फॉस्फेट जुड़ जाएगा, जीटीपी बन जाएगा। और NAD ये क्या है, कोई एंजाइम है, स्ट्रक्चर पे नहीं जाएंगे, जितना बस पूछा जाता है उतना पढ़िए कि NAD प्लस से NADH कैसे मिलता है। तो ये रिएक्शन के द्वारा NAD प्लस से दो इलेक्ट्रॉन और दो हाइड्रोजन जुड़ के NADH और प्लस H प्लस बनाते हैं, ठीक है। ये लिख लिया सबने। अब हम बात करेंगे रेस्पिरेशन की, थोड़ा सा जल्दी करेंगे वरना आज का तो टॉपिक रह ही जाएगा। जोड़ रही हो तुम लोगों को वरना क्रेब साइकिल समझ नहीं आएगी, दिक्कत तो ये भी है। जो लोग रेगुलर आते हैं ना थोड़ा सा ठीक रहता है, ऐसा कोई है कि अभी कल नहीं आया था आज आ गया, सारे हैं? कल का पढ़ाया हुआ मुझे लग रहा है कुछ समझ में नहीं आया है, मैडम सारा आ गया। सही नहीं आया समझ, कोई कुछ जवाब तो मैडम, घर जाकर की किताब खोलते नहीं हो क्या? मैडम मैंने पूछा मैडम। अब आगे बात कर रही हूँ। देखो बेटा सेलुलर रेस्पिरेशन लिखो तो कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? क्यों? क्योंकि कोशिका के अंदर ही तो सारा काम हो रहा है, इसीलिए इसको लिखूंगी सेलुलर रेस्पिरेशन। इसमें आपको तीन चीजें पढ़नी होती है, एक होता है ग्लाइकोलाइसिस, पढ़ा है कभी? एक होता है क्रेब्स साइकिल यस मैडम। और एक होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सिस्टम। ETS, ठीक। तो बेटे अगर मैं बात करूं कि सेलुलर रेस्पिरेशन होता कहाँ है, तो ये होता है कोशिका के कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य को इंग्लिश में कहते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक। अगर मैं बात करूं किसमें होता है, तो यूकैरियोट में भी होता है और प्रोकैरियोट में होता है। बनता क्या है रेस्पिरेशन में, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ठीक है। और क्या फॉर्म होता है, ATP, ऊर्जा किस रूप में फॉर्म होती है, ATP। और क्या होता है इसमें, ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज के 6 कार्बन के मॉलिक्यूल, स्टेप वाइज प्रोसेस है बेटा, ठीक है, डायरेक्टली नहीं टूटता, वो बनाते हैं पायरुवेट, पायरुवेट के 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे कि रेस्पिरेशन जो है वो स्टेप वाइज प्रोसेस है, मतलब इकट्ठा एनर्जी नहीं बन सकती और इकट्ठा खर्च भी नहीं हो सकती। मान लीजिए आपके शरीर में 500 ATP बन गई तो आप एक बार में उसे खर्च नहीं कर सकते, उसको अगर जरूरत है तो खर्च करेंगे, नहीं तो स्टोर करके रखेंगे। जिस रूप में इकट्ठा होकर के रखती है उसी को ATP कहते हैं, ठीक। तो स्टेप वाइज प्रोसेस है, इसलिए मैंने ये तीर के निशान स्टेप वाइज 10 स्टेप लेकर के। अब जब ये ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है उसमें टोटल 10 स्टेप होते हैं, इस प्रक्रिया को हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ये तो थोड़ा सा चाहे तो आप वो कर लीजिए,
एक चीज और है, क्या छूट रहा है इसमें, थोड़ा सा कुछ छूट रहा है। इसमें एक इनको और भी कुछ चीजें बतानी थी। मैडम कुछ इसमें आपको पूछना है तो पूछिए। मैं कह रही हूँ सेलुलर रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में होगा, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में होगा, प्रोडक्ट जो बनेगा वो होगा CO2 और H2O, एनर्जी व एटीपी का फॉर्मेशन होगा, और जो प्रोसेस होती है वो ग्लाइकोलिसिस से पायरुवेट बनते हैं। ग्लूकोज में 6 कार्बन है, C6H12O6, इससे जो है एक 10 स्टेप की प्रक्रिया चलती है और वो पायरुवेट बनाता है। पायरुवेट यहाँ पे 3 कार्बन है लेकिन इसके 2 दो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल बनते हैं, तो 3 दूना 6, ठीक बात वही है। ये हो गया। तो अब मैंने कल ग्लाइकोलिसिस पढ़ाया था। ग्लाइकोलिसिस का पहला स्टेप, ग्लाइकोलिसिस को और भी क्या कहते हैं, EMP एमपी पाथवे। बात क्यों? क्योंकि उसको वैज्ञानिक जो डिस्कवर किए थे। चलो पहले भी इतना लिख लिया, ग्लाइकोलिसिस लिखते हो, हटा दो इसे, कोई लिखेगा। वो अच्छा, एक चीज हाँ वो छूट रही थी, 10 प्लांट मीट वाला। क्या पौधे जो है सांस, क्या पौधों में श्वसन अंग पाए जाते हैं? नहीं मैडम जी। कल बताया था कि नहीं पाया जाता है। अगर आपके मेडिकल में पूछा जाए डस प्लांट ब्रीथ, तो आप बोलेंगे नहीं, केवल गैसियस एक्सचेंज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एक्सचेंज करती है किसके द्वारा? लेंटिसेल और स्टोमेटा। स्टोमेटा शिफ्ट है या पौधों को? हाँ मैडम को क्योंकि हम बहुत ज्यादा एक्टिविटी कर रहे हैं, प्लांट एक जगह पे स्थिर है, और प्लांट की जो अंदर की मोटे वाले स्टेम के अंदर का जो टिश्यू होता है ना वो डेड होता है, इसलिए मृत होता है। मतलब अगर मैं पौधे की बात करूं हार्टवुड। तो यहाँ पे जो है वो चीजें डेड है, बाहर बाहर जो है वो लिविंग टिश्यू है। तो बस ऊपर ऊपर तक पहुंचाना है जितना जरूरत नहीं है किसी रेस्पिरेटरी ऑर्गन। और जो डिफ्यूजन के माध्यम से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन जो है एक्सचेंज हो जाती है बहुत आसानी से। ये बता दिया था कल। अब ग्लाइकोलिसिस एक बार थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, आप ही बताएंगे पहला स्टेप ग्लाइकोलिसिस का प्रक्रिया के बारे में। थोड़ा सा जो लोग कल थे मैडम मुझे तो नहीं पता ना। रिवाइज कराएंगे, मैं लिखूंगी आप बताएंगे। मैडम मैडम जी हाँ मुझे तो नहीं बताना। बताना है। अच्छा हाँ, एक चीज ये छूट रही थी बेटे, 3 तरीके का रेस्पिरेशन होता है, एक पार्शियल, एक इनकम्प्लीट और एक कंप्लीट। ठीक, यस अगर मैं देखो यहाँ पे C6H12O6 है, अगर मैं इससे 6 कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकाल दूं, ठीक है, तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड अगर मैं पूरा पूरा निकाल दूं तो यहाँ पे पूरे के पूरे 6 कार्बन यूज हो गए। यस मैडम। इसको कहते हैं कंजप्शन, यानी इसका कोई उपयोग नहीं कर सकते आप हीट की तरह, ये निकल जाता है। ठीक, बेसिकली ज्यादातर रेस्पिरेशन में हीट की तरह एनर्जी निकल जाती है। क्या होता है कि अगर 6 से 6 पूरे बने और डायरेक्ट बन जाए, ठीक, तो उसको कहते हैं कंजप्शन। एक चीज और बताई थी, और रेस्पिरेशन में क्या होता है, पहले कोई एल्डिहाइड बनता है, यस मैडम। एल्डिहाइड, फिर कीटोन, एल्डिहाइड या कीटोन, फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। ये स्टेप वाइज प्रोसेस है। इसको स्टेप वाइज प्रोसेस रेस्पिरेशन में इसी तरीके से होता है। मतलब स्टेप वाइज कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली नहीं बनती, स्टेप वाइज बनती है। पहले कुछ बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। अगर मैं कहूँ कि 6 कार्बन से 4 बन रहे हैं तो इसे कहते हैं इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट। इसे कहते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन। ठीक है, और अगर मैं कहूँ कि कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड बन ही नहीं रहा है पार्शियल। तो वो पार्शियल ऑक्सीजन। ठीक, ये समझ में आया? यस अगर मैम। 6 से 6 पूरा कार्बन डाइऑक्साइड, अगर 6 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है और 6 का 6 कार्बन डाइऑक्साइड बन गया तो वो हीट है, कंजप्शन है, वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन। ठीक, और इसके बाद अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना बने तो मैम इनकम्प्लीट। पार्शियल। अच्छा। और अगर 6 से मान लो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, 4 बन रहे हैं तो वो इनकम्प्लीट। ठीक है, अब आप ग्लाइकोलिसिस बताइए, ये लिखना चाहे तो आप लिख लीजिए, थोड़ा सा आइडिया रहे। ग्लाइकोलिसिस आप ही में से बताएंगे, जो पढ़े हैं बच्चे वही बताएंगे। सबसे पहले आप बताओ कहाँ, प्रोकैरियोट में होगा या यूकैरियोट में? प्रक्रिया होगी कहाँ? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म। इसको ऐसे लिखते चलेंगे, स्पेलिंग सही
और बताइए इसको और भी क्या कहते हैं? EMP पाथवे। इसमें होगा क्या? ग्लूकोज से पायरुवेट बनेगा। कार्बन के मॉलिक्यूल से 10 स्टेप होंगे टोटल। यस मैम। स्टेप कितने होंगे? 10 स्टेप। और क्या बनेगा? पायरुवेट एसिड। कितना? 3 कार्बन का 4 मॉलिक्यूल। 10 स्टेप। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड। और बताइए और क्या इसमें रह गया? मैडम 10 एंजाइम लगेंगे। एंजाइम। अब 10 स्टेप हो रहे हैं तो 10 एंजाइम भी लगेंगे। कुछ और? पहला तीसरा 10वां पार्शियल स्टेप। पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा बेटे, कहीं भी कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं नहीं बनेगी। बनेगी और ना ही कहीं ऑक्सीजन लगेगी। ठीक है, ये चीजें आप नोट कर लीजिए। ठीक, क्रॉस का मतलब कहीं भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगी। अब पहला स्टेप आप बताओ। मैडम मैं हाँ, अरे मैडम क्या पूछ रहे हैं? पहला स्टेप बताओ ग्लाइकोलिसिस। यस मैडम। ग्लूकोज से वो ग्लूकोज ये तो हमारी याद होंगे एटीपी खर्चों के जीरो बनेंगे क्या है सुपर फाइनेंस के उसमें ग्लूकोज के लेंगे वो बोलते हैं आराम खा ले बता लेंगे ये जो है, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। पहला स्टेप बताओ जो कल बताया था। मैडम ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा मतलब छठे कार्बन पे फॉस्फेट। आप ये स्ट्रक्चर छोड़ो, खाली ये याद करो। एटीपी खर्चों के एटीपी बनेगा। ठीक है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। पहला स्टेप बेटा ये होता है कि ग्लूकोज के छठे कार्बन पे, यहाँ पे ऐसे हिंदी में लिखना चाहो तो लिख दो, ग्लूकोज के कार्बन पर क्या होता है? फॉस्फेट उड़ता है ना? तो फॉस्फेट आएगा कहाँ से? फॉस्फेट को लाने के लिए आपको एटीपी चाहिए। तो एटीपी प्लस फॉस्फेट यानी कि ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया को चलाने के लिए भी क्या चाहिए? एटीपी चाहिए। अगर कोशिका में एटीपी नहीं है तो ग्लाइकोलिसिस कभी शुरू नहीं हो पाई। ठीक, तो पहले स्टेप में आप एनर्जी ले रहे हैं। ठीक, तो ग्लूकोज के छठे कार्बन पे, तो छठे कार्बन पे हम क्या लिख सकते हैं? ग्लूकोज 6 और यहाँ पे छठे कार्बन का मतलब 6 लिख दो और फॉस्फेट जोड़ रहे हो, फॉस्फेट लिख दो। ठीक है, अब यहाँ पे एटीपी का यूज किया, एटीपी लिख दो और यहाँ पे क्या लिखोगे? एडीपी क्योंकि आप यहाँ पे फॉस्फेट जोड़ रहे हैं। एंजाइम हेक्सोकाइनेज काइनेज इसलिए लिखेंगे क्योंकि जहाँ पे भी एटीपी होगा वहां पे काइनेज होता है, और यहाँ पे 6 ग्लूकोज है इसलिए लिखेंगे हेक्सोकाइनेज। पहला स्टेप किसको समझ में नहीं आया? ग्लूकोज, देखो ग्लूकोज है, ग्लूकोज के छठे कार्बन पे जब आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ना, ऐसे ग्लूकोज का एक रिंग का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और यहाँ पे छठा कार्बन होता है। इसके छठे वाले कार्बन पे यहाँ पे आपको जोड़ना है फॉस्फेट। फॉस्फेट कहाँ से लाओगे? जब कोई एनर्जी में कोशिका में पड़ी हुई एनर्जी होगी, एटीपी पड़ी होगी, उसको तोड़ेंगे, ऐसे तोड़ देंगे, वहां का फॉस्फेट निकाल के इसमें जोड़ देंगे। इसीलिए जोड़े, इसलिए वहां पे छठे कार्बन पे जोड़ा, इसलिए क्या लिखेंगे? ग्लूकोज 6। और क्या जुड़ा है? फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और जब भी एटीपी का प्रयोग करेंगे तो एंजाइम कौन से लगाएंगे? काइनेज। और 6 कार्बन इसीलिए लिखेंगे क्या? हेक्सोकाइनेज। अभी बताओ, यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये लिख लिया? ठीक है, अब देखो बेटा दूसरा जो स्टेप होता है उसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का क्या करते हैं? कुछ नहीं, बस आइसोमर बना देते हैं, आइसोमर बना देते हैं और उसको कहते हैं फ्रक्टोज 6। आइसोमर का मतलब है बिना कॉपी मतलब उसके कहीं हाइड्रोजन या कार्बोक्सिल ग्रुप को इधर उधर करना है, मतलब एक ही जैसा कुछ दूसरा चीज है। ऐसा समझ लो कि एक हाथ ऐसे और एक ऐसे हाथ उल्टा कर दो, बस ये आइसोमर।
ये सीधा उल्टा, तो बस वो आइसोमर कर दे। ठीक, इसमें कुछ नहीं हुआ बदलाव। अगर मैं एक हाथ को इधर करूँ तो एक हाथ को सीधा कर दो, बस ये आइसोमर है तो एक ही जैसे साइज स्ट्रक्चर, बस उल्टा हो गया, तो वो आइसोमर। अब आइसोमर है तो एंजाइम आइसोमरेज आइसोमरेज तो दूसरे स्टेप में लिख लो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमर बना देते हैं, बना देते हैं। अब क्या भी नहीं याद हो उसके। तीसरा स्टेप, अभी मैंने आइसोमर बना लिया, अभी वहां पे छठे कार्बन पे मैंने फॉस्फेट जोड़ा, अब मुझे किसमें जोड़ना है? पहले वाले में, पहले वाले में ना। बताओ थर्ड स्टेप। मैडम थर्ड स्टेप ये होगा फ्रक्टोज 1,6 बीस फॉस्फेट बनेगा वही तो बोल रही हूँ। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बीस फॉस्फेट क्या है ये? देखो फॉस्फोरस 6 फॉस्फेट को इधर ले लिया, यस मैडम अभी वहां पे आपने छठे कार्बन पे फॉस्फेट जोड़ा था, अब आपको फर्स्ट में भी जोड़ना है। आप बताइए एटीपी बन रही है क्या? खर्च हो रही है खर्च हो रही है, फिर से आपको एटीपी लेनी पड़ेगी। यस मैम पहला वाला स्टेप बिल्कुल सेम वैसा ही, फिर यहाँ पे एटीपी लेंगे आप और यहाँ पे क्या बनाएंगे? 6 बाय 20 फॉस्फेट पहले में लगाया पूरा और छठे पे लगाया, अब यहाँ पे लिखेंगे 2, 20 का मतलब 2 फॉस्फेट प्लस एडीपी डीपी। ठीक, हेक्सोकाइनेज और यहाँ पे फॉस्फो एंजाइम लगेगा, फॉस्फो फ्रक्टो हेक्सोकाइनेज। दिमाग लगाओ, खर्च हो गया अपने? दो खर्चा हो गया। यस मैम ठीक, इसमें भी वही वाली लाइन लिख लो कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में पहले कार्बन पे भी फॉस्फेट जोड़ेंगे, तो इसलिए इसको बोलेंगे वही वाला स्टेप हो जाएगा सेम। आगे चले। यस मैडम ग्लाइकोलिसिस याद हो जानी चाहिए। मैडम होगी हाँ तुम्हें तो होगी बस, बाकी सब बैठे रहते हैं। इसमें भी लिख लो चाहो तो हिंदी में, अगर नहीं समझ में आ रहा तो। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में पहले और छठे कार्बन पर फॉस्फेट जोड़कर फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनाएंगे। ठीक है, बिस का मतलब होता है 2। 3 स्टेप में देखो, पहले में ग्लूकोज के छठे कार्बन पे फॉस्फेट जोड़ा, बनाया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, छठे पे जोड़ा इसलिए 6 लिया। दूसरे पे कुछ नहीं किया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के जैसा एक और बना दिया, मतलब उसका रेप्लिकेट जैसा कुछ आइसोमर बना दिया, उसको कहते हैं फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में अभी हमने 6 पे जोड़ा था, तो हम चाह रहे हैं कि पहले वाले कार्बन में भी एटीपी फॉस्फेट जुड़े, तो इसलिए फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। जब भी एटीपी यूज हो रहा है, एटीपी वर्ड आएगा, आपको क्या लेना है? एंजाइम काइनेज, और 6 है इसीलिए हेक्सोकाइनेज, और यहाँ पे फॉस्फो फ्रक्टो हेक्सोकाइनेज हो जाएगा। ठीक है, अब चौथा स्टेप देखिए, चौथा स्टेप में क्या लेना है हमें? फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। अब ये क्या होगा बेटे? 2 भागों में टूट जाता है, छूटता है क्या? यस मैम एक बनाता है डाई हैप और एक बनाता है PgAl। इसका फुल फॉर्म मैडम डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एसिड, और इसका फॉस्फो फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक, अब ये बेटे यहाँ तक तो 6 कार्बन चल रहा था ना, अब ये 3 वाला और ये 3 हो गया। इस वाले में जरूर ठीक बेटे, ये 6 था, अब ये 2 भागों में टूट गया। ठीक, अब बेटे इसमें क्या होगा? ये वाला जो डाई हैप है, ये सारा का सारा PgL में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 कार्बन थे, अब ये इसमें 3 और जुड़ेंगे ना, इसीलिए यहाँ पे इंटू 2 कर देते हैं। अब समझ में आएगा? अब यही साइकिल यहाँ से डबल डबल चलेगा, और इसका कुछ नहीं होता, ये यही रुक जाता है, ये सारा का सारा इसमें बदल गया। यस मैडम ठीक, अब आगे जो है फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड लेंगे PgAl।
अब यहाँ पे 3 कार्बन गुणे 2 जो लिख रही हूँ वो समझ में आ रहा है क्या है? क्योंकि जितना भी डाई हैब है वो सारा PgAl में बदल गया, इसीलिए यहाँ का 3 कार्बन किसमें चला गया? रो पे कन्वर्ट हो गया सारा का सारा। ठीक है, 1 3 ppb और एंजाइम कौन सा लगता है? एल्डोलेज। ये हो गया क्या? जी मैम हो गया। यहाँ पे यहाँ पे मैंने क्या बताया? जितना भी डाई हैब है वो PgAl में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए फॉस्फोग्लिसराइड के अभी तक 3 थे, इनटू 2 कर देंगे। आगे का देखो, चीज है जब आप फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे ना, जब भी आप कभी किसी शुगर से एसिड बनाते हैं यस मैडम। तो वहां पे ना रिडक्शन होता है, याद रखिए। यानी NADH, देखो NAD प्लस से NADH बनना अभी बताया रिडक्शन। यस मैडम। इसीलिए जब भी शुगर से एसिड, अभी हमने यहाँ पे क्या बनाया? 3 फॉस्फोग्लिसराइड। अब 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, इसका 3 कार्बन का 2 मॉलिक्यूल चल रहा है। ठीक है, अब ये क्या बनाएगा? 1 3 bis phosphoglyceric acid। हाँ, 1 3 bis phosphoglyceric acid 1 3 ppga। स्पेलिंग देख लेना कहीं गलत हो तो। कोई नहीं मैम। ठीक है, CER। अब देखो बेटे, ये शुगर है ना, और ये एसिड बन रहा है। जब भी शुगर से एसिड बनता है तो साथ में रिडक्शन जरूर होगा, इसीलिए यहाँ पे NAD प्लस से NADH बन जाएगा। अब सारी चीजें 2 चल रही है तो ये भी 2 ही बनेंगे। ठीक, NAD प्लस से NADH बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है, जब ये वाली प्रोसेस हो रही होती है तो इतनी ज्यादा एनर्जी होती है कि हम यहाँ बाहर से एक क्या जोड़ देते हैं? फॉस्फेट। इसको जोड़ देते हैं। अब फिर देखो, अब 1 3 this PGL लिख लो, नहीं 1 3 this phosphoglyceric acid। अब NAD है तो एंजाइम कौन सा होता है? डिहाइड्रोजिनेज। जब भी NAD प्लस दिखेगा आपको एंजाइम क्या रखना है? डिहाइड्रोजिनेज। अच्छा, अगर ये वाला रिएक्शन अगर रिडक्शन है तो बताओ ये वाला क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ध्यान रखना है, ठीक है। ये वाला अब प्रक्रिया क्या हो जाएगी? ऑक्सीडेशन। अब देखो 1 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जब है ये किसमें कन्वर्ट होगा? 2 में होगा, 3 में? मैडम किसमें? मैडम वो तो 2 मॉलिक्यूल है। 2 मॉलिक्यूल है, मैडम 3 PGA में। यस मैडम। मुझे तो बुलवा दो, 3 PGA में इसके 2 मॉलिक्यूल चल रहे हैं। अब बेटे यहीं पे क्या होगा? ATP का निर्माण। यहाँ पे जो ये फॉस्फेट जोड़ दिया है ना, अब हम चाह रहे हैं इसको निकाल लें, तो निकालेंगे तो हम ADP के साथ इसे जोड़ करके और क्या बनाएंगे? ATP। तो यहाँ पे कितना ATP बना? 1 डबल चल 2 रहा है, मैडम। बनेगा 2 सब कुछ डबल चल रहा है। देखो 2 मॉलिक्यूल से चल रहा है, इसीलिए यहाँ पे 2 ATP बना। अभी पहला ATP बना यस मैडम। और वो भी 2 ATP। 2 ATP। ठीक है, अब इसके बाद आगे बताओ, आगे कौन सा स्टेज? आप देखो ये कौन सा स्टेप था? शायद ये 7वां है। यस मैडम। 7वां स्टेप है, ठीक है। 8वें स्टेप में क्या होता है बेटे? जो ये 3 PGA है ये इसको फिर से आइसोमर बन बनाते जाएगा। हैं। म्यूटेज एंजाइम की प्रेजेंस में 2 PGA बनाते हैं, आइसोमर बनाते हैं। ठीक, इसमें कुछ नहीं है। 9वां स्टेप में 2 PGA से हम क्या बनाते हैं? वाटर निकाल PEP बनाते हैं। और पानी निकाल। हाँ, और इसके साथ
वाटर को निकाल देते हैं और एंजाइम एनोलेज या एनोलेज बना एंजाइम जो है यूज करते हैं। पानी को निकाल देते हैं तो 2PEP बन जाता है। ठीक है, अब इस PEP से हम क्या बना लेते हैं, पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड बनाएंगे और यहाँ पे फिर से एटीपी एटीपी बनती है, दो एटीपी। और कितनी, दो और इससे कितने, 3 कार्बन के कार्बन के 2 दो मॉलिक्यूल। ठीक है, 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल, ये बन गया पायरुविक एसिड। खत्म हो गया। तो आप बताइए टोटल एटीपी कितने बने, 4 दो, 4 और 4 में 2 माइनस करेंगे 2 बचे 2 NaDH कितना बना, 2 ठीक है, यहाँ तक कल पढ़ा दिया था। अब ग्लाइकोलिसिस थोड़ा सा घर जाकर के रिवीजन करिए। यस मैडम मिटाओ इसे सारा, यस मैडम स्टार्ट कर। यस मैडम क्रेब्स एटीपी ध्यान रखिएगा, जो अभी आप पढ़ के ना उसका हिसाब लेंगे सारा का सारा। अब अभी मैंने बताया ग्लाइकोलिसिस से कितना एटीपी बना बेटे, बताओ। टोटल बना था 4 और 2 खर्च हो गया। यस मैम। तो कितना बना, 2। NaDH कितना बना बेटे, NaDH बना 2। एक NaDH से कितनी एटीपी बनती है, तो 2 NaDH से कितने बनेंगे, 6 3 गुना 6 ग्लाइकोलिसिस से हमें अभी तक कितना एटीपी 8 एटीपी टोटल 8 एटीपी बना। यस मैडम बनेगा सारा 36 बनानी है, 38 36 जो भी है 8 बन गया 36। मैडम क्रिकेट में बोलता है 38 एक अच्छा। कमेंटेटर है। अब देखो यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। आगे हम चलते हैं ग्लाइकोलिसिस के बाद दूसरी प्रक्रिया में। देखो हमारे पास पायरुविक एसिड बन गया। यस मैडम आपने ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में पायरुविक एसिड बनाए 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल। ग्लाइकोलिसिस में आपने क्या किया, 10 स्टेप लिए और बनाया पायरुविक एसिड। और पायरुविक एसिड के कितने, 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बनाए। अब इस पायरुविक एसिड का कुछ होगा, जैसे आप पढ़ेंगे तो आपका भी कुछ होगा, Yes, नहीं madam. पढ़ेंगे तो आपका भी कुछ नहीं Yes, होगा। madam. तो वैसे भी इसका भी कुछ होगा। क्या होगा, ऐसे अगर बदल जाएगा कैसे बदल जाएगा, मैडम। इसका देखो 3 चीजों है, इसके ध्यान रखो। अभी तुमको पढ़ाना है तो मैं यहाँ जाते तुम नहीं मैडम देखो। देखो क्या होगा कि पायरुविक एसिड क्या होगा बेटे, डिपेंड करेगा कि इसका फेट, यानी कि इसका क्या होगा, लक, जिसको लक बोलते हैं इंग्लिश में, लक या फेट, मतलब आगे ये क्या करेगा। ध्यान से देखिए। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल से स्टार्ट करने से पहले लिंक रिएक्शन होता है वो पढ़ना है। यस मैडम अगर बेटे ऑक्सीजन की उपस्थिति है, ये पहुंचेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक, अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति है तो इनको यहाँ ले आएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आ जाएंगे और ये बनाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आकर के एनर्जी का प्रोडक्शन करेंगे और क्रेब्स साइकिल चलाएंगे। ठीक है, जो भी आगे आप देखेंगे। ठीक, अब माइटोकॉन्ड्रिया में जाएंगे। अगर ऑक्सीजन है कोशिका में, अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति है तो इसका आगे क्रेब्स साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। यस मैडम और अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ये लैक्टिक एसिड बन जाएगा। और क्या बन जाएगा, इथेनॉल फिनॉल। ऑक्सीजन नहीं है। मैंने क्या बताया, पायरुविक एसिड का 2 फेट बताया, अगर 3 फेट बताया ऐसे ऐसे लिखेंगे। अगर ऑक्सीजन है तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में से जाना है, बनाएगा क्या वो अभी हम आगे देखेंगे। अगर ऑक्सीजन है और अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ये बनेगा एक लैक्टिक एसिड और एक फिनॉल। ठीक, 2 प्रक्रिया, वो फर्मेंटेशन है वो बाद में, पहले ये ध्यान देना है। समझ में आया, ठीक है। आगे देखो अब क्या होता है। आज क्रेब्स साइकिल नहीं हो पाएगी क्या, ये तो शुरुआत की हुई है। मैंने कहा ये जो पायरुविक
एसिड है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में, मैं जो लिख रही हूँ आपके लिए नहीं, शायद तुम्ही लोगों के लिए है, एंटर करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है? सेल में। ठीक है भैया, चलो इसका तो पता है। अब ये क्या है, अब जब ये पायरुविक एसिड के कितने कार्बन, ध्यान रखिएगा 3 कार्बन का हमेशा 2 मोल। ठीक, अब ये पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एंटर करते ही एक रिएक्शन करेगा जिसे कहते हैं लिंक रिएक्शन जोड़ने वाला। अब ये लिंक रिएक्शन के बाद जो होती है वो हमारी क्रेब्स साइकिल शुरू होती है। मैंने क्या कहा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुविक एसिड कहाँ गया, मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स में। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है, सेल के अंदर है कि नहीं है? यस मैडम है। चलो, और अगर माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं, अगर ऑक्सीजन नहीं है कोशिका में, ऑक्सीजन एनारोबिक कंडीशन, इसको क्या कहते हैं, एरोबिक बोलते हैं ना। यस मैडम, एरोबिक ऑक्सीश्वसन, अनऑक्सीश्वसन। तो यहाँ पे अगर ऑक्सीजन नहीं है तो क्या करेगी वो क्या बनाएगी? मैडम क्या मैडम, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो क्या बनाएगी? लैक्टिक एसिड। हाँ, लैक्टिक एसिड या एथेनॉल। ठीक, अब ये पायरुविक एसिड बना कहाँ से था, ग्लूकोज, ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस। Yes, ma'am. यहाँ पे जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया, ये वाला आउटर होता है बेटे, Yes, और ये madam. इनर होता है। यस मैडम, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, इसके अंदर एक तो प्रक्रिया चलती है जिसको बोलते हैं लिंक रिएक्शन। रिएक्शन। वो रिएक्शन जुड़ती है क्रेब्स साइकिल। तो पहले पायरुविक एसिड क्या करेगी, लिंक रिएक्शन। अब लिंक रिएक्शन क्या होता है देखो, मिटाओ से। यस मैडम। आज आप लोग का क्रेब्स साइकिल नहीं हो पाएगा, 3:45 बज गए, जल्दी आया करो यार तुम लोग। अब कल आज जो पढ़ाया है कल बिल्कुल रिवाइज नहीं कराऊंगा। ओके मैम। यस मैडम। स्टार्ट कर दो मैडम कल तक चैप्टर ही खत्म करा देना। हाँ, कल खत्म हो जाएगा ये, कितना था कल नहीं परसों। मैडम, अभी तो इसके अंदर क्रैब साइकिल है और फिर ये एनारोबिक रेस्पिरेशन को अभी ETS जाएगा। मैडम ETS भी है। देखो बेटे, मैंने कहा ये जो पायरुवेट है 3 कार्बन का, ठीक, ये लिंक रिएक्शन कहाँ हो, लिंक रिएक्शन समझा रही हूँ मैं तुम्हें, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हो रही, ठीक है। इससे क्या करो, तुम एक तो कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दो, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालो, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। ठीक, एक कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दो। अब बताओ यहाँ पे जो भी बनेगा उसके पास कितना 5 कार्बन। कौन बोला 5? मैडम 3 में से एक कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देंगे तो 5 बचेगा। एक ठीक, तो जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसमें 2 कार्बन, 5 बच रहा है, मतलब मजाक का भी हद होता है, ठीक है। एक आप जब कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं उस प्रक्रिया को कहते हैं डी कार्बोक्सी, अरे बच्चों जल्दी में, डी कार्बोक्सिलेशन। क्या कहा मैंने, लिंक रिएक्शन पढ़ा रही हूँ। एक पायरुवेट का 3 कार्बन का है, एक कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दो, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालोगे प्रक्रिया कहलाएगी डी कार्बो, ठीक है, प्रक्रिया कहलाएगी डी कार्बोक्सिलेशन। अब बताओ बेटे क्या करना है, इसके साथ साथ यहाँ पे ना एक चीज ऐड करती है, उसे बोलते हैं को एंजाइम। यस मैडम, इसको जोड़ना है, को एंजाइम। देखो क्या क्या हो रहा है, और साथ में ऑक्सीडेशन करना है, यस मैडम, ऑक्सीडेशन करना है, ऑक्सीडेशन करके बनाना है एसिटिल डिहाइड को एंजाइम, ठीक है, एसिटिल को एंजाइम। अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तो अभी मैंने बताया, कई बार बताया, या NADH बनेगा या ATP बनेगा, बताया ना। ऑक्सीडेशन है, करा रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे क्या बनेगा, NAD प्लस से NADH। ठीक, ध्यान रखिएगा। पहला मैंने कहा कि ये पायरुवेट है, पायरुवेट का 3 कार्बन का कंपाउंड है। इससे पहले स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देना है। कार्बन डाइऑक्साइड के निकालने की प्रक्रिया को कहलाते हैं कार्बोक्सिलेशन। एंजाइम को जोड़ना है, वो है कोएंजाइम, ठीक। अब जब इस पायरुवेट का ऑक्सीडेशन करोगे तो बनेगा एसिटिल
को एंजाइम, और ऑक्सीडेशन हो रहा है इसलिए NAD+ से NADH, NAD+ से NADH जो बन रहा है ये तो रिडक्शन है, यस मैडम। लेकिन ये वाली जो एरो है इधर ये ऑक्सीडेशन। बदल रहा है, ये क्या है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन है। ये दोनों प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन, डीकार्बोक्सिलेशन। फिर से समझो, जब तक समझ में नहीं आया जब तक समझते रहो। क्या लिया ये? पाइरुवेट। कितना कार्बन? तीन कार्बन का दो मॉलिक्यूल है, इसीलिए ट्राइसाइक्लिक। अभी पहले एक चल रहा है, एक चलेगा फिर दोबारा रिवर्स हो जाएगा, दो बार चलेगा। पहली साइकिल है, इसीलिए क्रेब साइकिल दो बार चलती है। ठीक, टोटल अभी आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे से खाली तीन कार्बन है, इससे एक कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे, कितना बचा? दो कार्बन। जो भी कंपाउंड बनेगा वो दो कार्बन का। अभी हमें पाइरुवेट का कराना है ऑक्सीडेशन, तो पाइरुवेट का ऑक्सीडेशन करके बनाया एसिटिल को एंजाइम को जोड़ा गया है बाहर से। ठीक, अब ये ऑक्सीडेशन है तो ऊपर वाला जो NAD+ से NADH का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये कहलाता है लिंक रिएक्शन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बोक्सिलेशन, अगर इसका स्ट्रक्चर वाइज देखोगे तो थोड़ा सा टफ होगा। आप देखो, पहली बार कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ निकल रही है? लिंक लिंक रिएक्शन में। सबसे पहली बार कार्बन डाइऑक्साइड जो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जो पहला कार्बन डाइऑक्साइड है वो लिंक रिएक्शन होता है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है किसमें? पूरे कार्बन का वो हो जाता है किसमें? क्रेब साइकिल। क्यों? देखो, अभी जब एक यहाँ निकाले हो, अभी दो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना बेटे, वो आप निकालोगे क्रेब साइकिल में। तो एक ये हो गया, तीन ये हो गए, दो ये हो गए, तीन एक बार में निकले तीन, एक साइकिल दोबारा चलेगी। क्यों? क्योंकि दो मॉलिक्यूल है, यहाँ पे 3 into 2 है, एक बार में तीन निकल रहे हैं, एक बार और चलेगी तो 6। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन जो है वो क्रेब साइकिल। यस मैडम। समझ में आया? यस मैडम। मैंने ये वाला लिंक रिएक्शन सबको समझ में आया? नो कहाँ मैम। हो रहा है? नहीं है? पूरा समझा। पूरा ही तो समझाया अभी। पाइरुवेट है, ये पाइरुवेट कहाँ से आया? कहाँ से? मैडम एक कार्बन एक से है ना, 10 स्टेप करके लास्ट में 3 कार्बन का पाइरुवेट बनाया ना, पाइरुविक एसिड बनाया ना लास्ट वाला, उसको माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स पे ले चलना है। कब ले जाओगे? जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, नहीं होगा उसका कोई मतलब नहीं। अब ये यहाँ पे जाएगा, इससे पहली स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दो, यहाँ पे 3 कार्बन है ना, एक निकालोगे कितने बचेगा? इसीलिए यहाँ पे 2 लिखा मैंने। तो जो भी प्रोडक्ट बनेगा ना वो 2 कार्बन का होगा। तो जब ये पाइरुवेट का ऑक्सीडेशन करते हैं, पाइरुवेट का क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन। पाइरुवेट का क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करके बनाएंगे एसिटिल। कोएंजाइम नहीं, खाली एसिटिल याद रखो, एसिटिल। पाइरुवेट का ऑक्सीडेशन करके एसिटिल, साथ में यहाँ पे ये देखो ना कोएंजाइम को जोड़ दिया गया, तो क्या बन जाएगा? एसिटिल कोएंजाइम। तो पहले स्टेप में क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड निकला और रिएक्शन का हमें करना है ऑक्सीडेशन। अब जब ये ऑक्सीडेशन हो रहा है तो आपको पहला स्टेप लिखवा दिया था कि जब भी ऑक्सीडेशन होगा या तो ATP या तो NADH बनना जरूरी है। ठीक है, तो NADH बन गया, NAD+ से NADH, और NAD+ से NADH जब बनता है वो रिएक्शन रिडक्शन है। अगर वो रिडक्शन है तो ये क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन ही हो रहा होगा। ठीक है, तो ये पहला लिंक रिएक्शन। अब यहाँ से जब एसिटिल को एंजाइम बन गया, अब उसको एंट्री कराना है और वो चलेगा क्रेब साइकिल में। तो अब हम क्रेब साइकिल स्टार्ट करेंगे। लिंक रिएक्शन लिख लिया सबने? किसी को दोबारा समझ याद करना पड़ेगा बेटा, मतलब याद के थोड़ा सा समझ के चलो। अभी इसके लास्ट में ना वो जो तुम लोग कहानी, मैंने तो उसे मतलब यूट्यूब से ही देख करके सीखा था, मुझे मेरा नहीं है वो जो नहीं लिखा देते हैं एक प्रोसेस, माइंड 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 डायग्राम जिसे कहते हैं, माइंड मैप। हाँ माइंड मैप। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? थोड़ा सा समझ लोगे तो ज्यादा सही रहेगा। माइंड मैप भी लिखा दूंगी लास्ट में। अरे मैडम क्या जरूरत है, समझ में आ रहा है। अब आगे देखो, तीन कलर के पास क्रेब साइकिल। एक बारी फिर से इसको समझाऊं अगर किसी को दिक्कत आया है? नहीं मैडम। बोलो। तो मैडम एक बार और समझ मैडम एक काम करते हैं, मैडम आज वो कर दो। खत्म? नहीं हाँ, मैडम, ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। नहीं ये चलो फिनिश तो कर लो। मैडम क्योंकि फिर वो खत्म हो जाएगा। करना है ना लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, एक बार फिर से समझ लो। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, सृष्टि। ठीक है, मैंने बोला ग्लूकोज, ग्लूकोज से पाइरुवेट बना। जिसको नहीं समझ में आया एक बार दोबारा देख लेना। 3 कार्बन का कंपाउंड है,
ये एंट्री कर गया माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है ये माइट्रो कौन हुआ कौन लीजिए ठीक है बेटी अगर इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं कुछ तो ये ऐसा होता है ये पाइरुवेट ठीक अब इसमें क्या होता है ये वाला जो है ये वाला ये जो है ये CO2 की तरह निकल जाता है और इस पे इस वाले पे जो है वो कोएंजाइम ऐड होकर के एसिटिल कोएंजाइम बना ऐसे कुछ रिएक्शन होता है तो इतना ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है इसमें कंफ्यूज मत होना तो डायरेक्टली मैं उसी से लिख देती हूँ हिंदी जैसा जो लैंग्वेज है ये पाइरुवेट जो है ये एंट्री करेगा 3 कार्बन का अंदर आते ही ये सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेगा ठीक है एरो का मतलब बाहर 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 निकालेगा साथ ही साथ इसका होगा ऑक्सीडेशन ठीक है ऑक्सीडेशन में Na+ के NaCH बन जाएगा और इसमें कोएंजाइम जुड़ेगा तो ये बना लेगा एसिटिल कोएंजाइम और ठीक यहाँ तक है ये चीजें बताती हूँ तो इसमें क्या क्या हुआ पहला स्टेप ऑक्सीडेशन हुआ और क्या हुआ डी कार्बोक्सिलेशन हुआ ठीक है बेटे और इसमें जो है एंजाइम है आप बताओ इसमें कौन सा एंजाइम मैं लिखूं अगर अभी बताया अगर NADH है तो कौन सा एंजाइम लिखूं डिहाइड्रो हाइड्रो का जो एंजाइम होगा वो होगा पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज इसके साथ साथ ना इन्हें और भी कुछ चाहिए होता है एक होता है TBP एक होता है लिपोइक एसिड इस एंजाइम को इसकी रिक्वायरमेंट होती है इस रिएक्शन को चलाने के लिए और मैग्नीशियम एज अ कोफैक्टर ये टोटल कंप्लीट हो गया आपका लिंक रिएक्शन तो हमें लिंक रिएक्शन में एसिटिल कोएंजाइम 2 कार्बन का इसको एंट्री कराना है ठीक ये लिख लिया तुमने चले आगे बेटा दो इसे यस मैडम सबको समझ में आ गया यस मैडम कोई लिख रहा है क्या मैं एक बार रिपीट कर दूं करो मैडम मैम आप ही तो बोलते हो मैं नाम चढ़ गया था कई बार आप ही तो बोलते हो एक बार ये बोल दिया करो कि समझ नहीं आया समझ गए समझ ही नहीं आया समझ नहीं अच्छा ठीक है ग्लूकोज का 6 कार्बन है पाइरुवेट है पाइरुवेट बनाया ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में ये गया माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ऑक्सीजन की उपस्थिति में इससे 3 कार्बन है सबसे पहले वाले स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और इसका ऑक्सीडेशन होगा तो Na+ से NADH बनना है और इसमें कोएंजाइम जुड़ेगा जो प्रोडक्ट बनेगा उसे क्या कहेंगे एसिटिल कोएंजाइम और 2 कार्बन क्योंकि एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया तो अगर आपसे पूछेगा कि पूरे रेस्पिरेशन में जो क्या कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन में सबसे पहले स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ निकलती है तो आपको याद रहना चाहिए सबसे पहले कहाँ निकली ग्लाइकोलिसिस में निकली थी क्या कहीं नहीं वहां पे ATP बने थी अब हमें क्रेब्स साइकिल लर्न करना है जल्दी स्टेप्स है खत्म करेंगे थोड़ा केमिस्ट्री 5-10 मिनट लेट हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं थोड़ा नोट करिएगा अगर मन करे तो देखो जो क्रेब्स साइकिल है इसका नाम क्रेब्स साइकिल क्यों है क्योंकि इन दिनों वैज्ञानिक है क्रैब एंड स्लेट इसको TCA साइकिल भी कहते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड क्योंकि इसका जो फर्स्ट प्रोडक्ट है जो पहली बार में जो प्रोडक्ट बनता है वो TCA बनता है सिट्रिक एसिड बनता है यस मैडम सिट्रिक एसिड बनता है हाँ इसलिए इसको जो है तो क्या कहते हैं TCA साइकिल जो कार्बोक्स क्योंकि इसमें 3 कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं इस सिट्रिक एसिड में 3 कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं इस पूरी साइक्लिक में आप इस पूरे साइकिल में आपको ये 3 COH मिलेंगे ठीक इसीलिए इसको TCA ठीक है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहा गया है ठीक है पहला अब लोकेशन की बात करें कहाँ होगी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स सारे एंजाइम जो है वो पाए जाएंगे किसमें पाए जाएंगे मैट्रिक्स में एक को छोड़ करके एक एंजाइम जो है
वो इनर मेम्ब्रेन से आउटर इनर मेम्ब्रेन में, कहाँ की इनर मेम्ब्रेन चल रही है, माइट्रोकॉन्ड्रिया, वहां से जुड़ा रहता है, वहां से जुड़ा रहता है, जिसे बोलते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, पूछता है। इसको और भी एक जगह पढ़ा जाता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की तरह काम करता है। ये लिख लो, पूछा है 2015 वाले में, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की तरह काम करता है, मैलेट को रोकने में सक्सिनेट डिहाइड्रोजीनेज एंजाइम। देखो टोटल स्टेप जो होते हैं वो होते हैं 8 सी। मैंने कहा इसको टीसीए साइकिल भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि इस पूरी साइकिल में 3 कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलेंगे, एक आइसोसिट्रेट, एक सिट्रिक एसिड, एक अल्फा कीटोग्लूट्रेट है। ठीक, इसके बाद इसका पहला प्रोडक्ट है सिट्रिक एसिड, इसीलिए इसको टीसीए साइकिल कहते हैं। सिट्रिक साइकिल भी कहते हैं शायद ना, सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। मैम कहते हैं। क्योंकि इसके पहले प्रोडक्ट में इसका नाम लिख दिया। वो कहाँ रही है, माइट्रोकॉन्ड्रियल के मैट्रिक्स में। सारे के सारे जो एंजाइम है वो मैट्रिक्स में पाए जाते हैं, केवल एक एंजाइम को छोड़कर। ये वाला जो है वो इनर माइट्रोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जुड़ा रहता है। इसको कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की तरह भी पढ़ा जाता है। वो एंजाइम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेट, मैलेट एक एंजाइम होता है, उसको रोकने के लिए काम करता है। अब चलो अब क्रेब साइकिल स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप एक, टोटल स्टेप जो है वो 8 लिख लिया। ये लिखिए, मैं मिटाऊंगी पहला वहां से। बहुत पीछे हंसी आ रही है, क्या हो गया, हंस रहे थे क्या? कोई दिक्कत, कुछ प्रॉब्लम है क्या? आप ही से पूछ रही, मिटा दूं इसे, रफ कर दूं? मैम एक सेकंड मैम रुक तो जाओ एक मिनट। मैडम मैडम वो खा जा के हम काम कर रहे हैं। हमने इसका जल के संघनन दिखा, ये ऑक्सिलर एसिटिक संघनन अभी दिखा दे। ये ओए होता है, इसके साथ जल जुड़ता है, जल को छोड़ना को हाइड्रोलिसिस कहते हैं, और वो संघनन इससे जुड़ करके सिट्रिक एसिड बन जाता है। वही लिख रहा है, टीसीए चक्र का प्रारंभ एसिटाइल समूह होते, ये एसिटाइल से रुका है, के और जल के संघनन के साथ होता है हाइड्रोलिसिस का निर्माण होता है। अब यहाँ पे वो भी जुड़ता है, ये जो तुम बनाए हो एसिटिल, उतना गंदा करवा ले रहे हैं कोएंजाइम। अब ये वाला जो होता है वो होता है 4 और ये 2, ये 2 बचा था और ये 4, 4 ये वही पहली वाली लाइन हुई है। थैंक यू मैडम। मैम बेटाओ यस मैडम। कहाँ हमने वेब साइकिल मैम मॉन्ट्रियल मैट्रिक्स कितने स्टेप 8 स्टेप। हो जाएगा? यस मैडम याद नहीं एनर्जी का और सेलुलोज, यही भरा है क्या सबके दिमाग में? यस मैम उसका हाँ मैं तो चला रहे दिमाग में मुसावर के तो प्रारंभ करते हैं कार्बन साइकिल। पहला स्टेप में बेटे ये ना ओए है, ओए कैसे याद कर लो, ओए ऑक्सिजन एसिड, ठीक। आई ओए तो एसिटिक एसिड, इससे ना स्टेप साइकिल शुरू हो जाती है, ठीक है ना। इसका 4 कार्बन होते हैं, कितना होता है 4, कितना कार्बन 4 कार्बन। अभी तुम जो वहां बनाए थे वहां क्या बनाए थे, मैट्रिक्स में लिंक रिएक्शन में क्या बनाए थे, एसिटिल कोएंजाइम, कितने का 2 कार्बन का एसिटिल कोएंजाइम, कितने कार्बन का, इसमें ना बेटे पानी में जुड़ता है H2O, और जब जुड़ता है उसको क्या बोलते हैं, संघनन हाइड्रोलिसिस, ठीक है। हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस के साथ, सॉरी हाइड्रोलिसिस की नहीं हुआ, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन कहते हैं हिंदी में संघनन
और इंग्लिश में कंडेंसेशन। हाइड्रोलाइसिस का तो मतलब हो गया ठंडा। इसके साथ जुड़ के ना 4 और 2 कितना होगा? बताओ। 6 कार्बन का एक कंपाउंड बनाएगा पहला सिट्रिक एसिड। मैंने क्या कहा? इससे प्रारंभ होगा। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एसिड समूह का एक ये सदस्य है 4 कार्बन का। OA नाम है इसका, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। जो तुम ये एसिटिल को एंजाइम वहां बना रहे थे लिंक रिएक्शन में, उसकी यहाँ जोड़ दो। 2 ही बचा था ना वहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई। 4 और 2 कितना हो गया? 6। और बना क्या? एंजाइम बाद में लिखाऊंगी, पहले अभी खाली प्रोसेस लिखो। पहला स्टेप बंद कर दो, भाग कर रहा है। ठीक है। अगर एंजाइम इसमें जो एंजाइम भी लिखा है तो लिख लो। एंजाइम होता है सिट्रेट सिंथेस। सिट्रेट सिंथेस। अब दूसरा स्टेप में अब बेटे कुछ नहीं करना, सिट्रिक एसिड के का आइसोमर बना देना है। आइसोमर बनाना है। यहाँ पे भी 6 कार्बन होगा, जो आइसोमर बनेगा उसे कहते हैं आइसोसिट्रेट। यहाँ पे भी कुछ हुआ नहीं तो केवल 6 कार्बन। ठीक है, मैंने क्या लिखा? पहले स्टेप में OA के साथ एसिटिल को एंजाइम को जोड़ा, जोड़ के क्या बना? सिट्रिक एसिड। 4 इधर 2 इधर, 4 2 6। ठीक है, और साथ में वाटर भी जुड़ेगा, कंडेंसेशन होगा। हिंदी में संकलन लिखा होगा आपकी किताब। ठीक है, ये एसिटिल समूह का एक सदस्य है OA। OA के साथ एसिटिल को एंजाइम बना और बना सिट्रिक एसिड। सबसे पहला स्टेप जो होता है वो सिट्रिक एसिड बन गया 6 कार्बन। अब ये 6 कार्बन के सिट्रिक एसिड को आइसोमर बनाना है। क्या बनाना है? आइसोमर में मतलब बस 2 कॉपी में जैसा ये है वैसा ये, बस OH समूह इधर उधर होते हैं। जब आइसोमर बनेगा तो कार्बन बदल जाएंगे? नहीं, वो वैसे ही रहेंगे। 6 का है तो 6। जो आइसोमर बना उसको कहते हैं आइसोसिट्रेट। अब बेटे जो ये आइसोसिट्रेट है इसका फिर से करना है ऑक्सीडेशन। आइसोसिट्रेट। ठीक, अब इस आइसोसिट्रेट में ऑक्सीडेशन करना है, NAD प्लस से NADH बनाना है। ठीक, ये क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और क्या बनेगा? ऑक्सैलो सक्सिनेट। ऑक्सैलो सक्सिनेट। यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे भी 6। ठीक है, बात नहीं कर लो फिर मैं डाल तो क्या ही मतलब पढ़ाने का। वही पढ़ना है। ये तो तुम लोग वही वाला हाल कर रहे हो जो यूपी बोर्ड के पैसा चला रहे हो। सरकार है हमें पास करने के लिए, मेडिकल एग्जाम ऐसा नहीं हो। तीसरा स्टेप में क्या किया मैंने? सुधारने से कुछ नहीं होगा। देखो आइसोसिट्रेट है, सेकंड स्टेप तक समझ में आया। पहले स्टेप में OA के साथ एसिटिल को एंजाइम जोड़ के 4 2 6 सिट्रिक एसिड बना दिया। दूसरे स्टेप में सिट्रिक एसिड का आइसोमर बना दिया आइसोसिट्रेट। तीसरे स्टेप में आइसोसिट्रेट का करना है। जब ऑक्सीडेशन करोगे फिर NAD प्लस से NADH बन जाएगा और वो बनेगा ऑक्सैलो ऑक्सैलो सक्सिनेट का अल्फा कीटोग्लूटरेट बनेगा 5 कार्बन का। कैसे बनेगा? ठीक है मैडम, कार्बन निकाल देंगे मैडम जब 6 से 5 होगा तो। हाँ, ऑक्सैलो CO2 बन जाएगा सक्सिनेट। ठीक है बेटे, यहाँ पे कितना है? 6 कार्बन। अभी देखो जो एसिटिल को एंजाइम बना रहे थे वही वाला वैसा ही प्रोसेस फिर यहाँ हो रहा है। यहाँ पे CO2 बाहर निकाल दो। जो CO2 बाहर निकालोगे तो क्या लिखोगे? ये कार्बोक्सी। और मैडम ठीक है, एंजाइम होगा डी कार्बोक्सिलेज यहाँ पे क्या बनेगा? अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड। एसिड। ठीक है, अब यहाँ बताओ यहाँ कितने कार्बन निकले? हाँ, निकल गया। ठीक है, ये जो 3 है ना, ये आ गया, ये तीनों COH ग्रुप के हैं। ठीक, इसीलिए इसे बोलते हैं ट्राई कार्बोक्सिलेज। ठीक, ट्राई कार्बोक्सिलिक आइसोसिट्रेट और ऑक्सैलो सक्सिनेट, ये तीनों में कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है 3 3, इसीलिए इसे बोलते हैं ट्राई कार्बोक्सिल। अब देखो
आगे वाला जो स्टेप है चौथा के बाद हमारा 4 में अल्फा कीटो ग्लूट्रेट बन गया। मैडम बिल्कुल वैसे ही तो हो रहा है। ये जो जीसीबी बने किस पे? मैडम नहीं मैडम नहीं अभी खाओ। इसके बाद के बाद वाले स्टेप पे करेंगे। मैडम नहीं हाँ ठीक है मैडम मैं वो तीसरे स्टेप में आ गया ना वो छठे वाले स्टेप में आएंगे, पांचवे वाले स्टेप। मैडम इसने ऊपर वाले 2 स्टेप नहीं दे रखे तो मैडम ये वाले सिट्रिक एसिड से देखो ये यहाँ तक समझ में आया। पहले वाले में ऑयल में एसिटिल कोएंजाइम जोड़ा, सिट्रिक एसिड कर दिया, ठीक है। दूसरे वाले में सिट्रिक एसिड का आइसोमर बना दिया। तीसरे वाले में आइसोसिट्रेट से ऑक्सीडेशन कर दिया, ऑक्जेलोसक्सिनेट बना दिया। अब चौथे वाले में जो ऑक्जेलोसक्सिनेट है बेटे, इससे एक कार्बन डाइऑक्साइड निकाल, ऊपर वाला ऑक्सीडेशन, नीचे वाला डीकार्बोक्सिलेशन। इसीलिए आपसे पूछेगा क्रेब्स साइकिल में कितना ऑक्सीडेशन डीकार्बोक्सिलेशन। अब जो ये पांचवा वाला स्टेप है अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, ठीक है। इसमें बिल्कुल जैसे एसिटिल को एंजाइम में नहीं करते थे, NADH भी जोड़ देते हो और कोई एंजाइम भी ऐड कर देते हो, बिल्कुल ये वही वाला प्रोसेस होता है। जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन और डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेशन भी हो गया और डीकार्बोक्सिलेशन अब देखो यहाँ पे इस वाली जो स्टेप में है ना बेटे अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड में, इसमें दोनों एक साथ कराओ, ऑक्सीडेशन डीकार्बोक्सिलेशन, मतलब वही जो सक्सिनेट ये कोएंजाइम बनाते थे ना एसिटिल कोएंजाइम, बिल्कुल सेम वैसे। मतलब एक NAD प्लस से NADH भी बना दो, ये हो गया ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो गया। एक जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी निकाल दो और इसमें इतनी ज्यादा एनर्जी होती है, इसको एंजाइम भी जोड़ते हैं, बिल्कुल वैसे ही तो किया था जैसे लिंक रिएक्शन में, तो बिल्कुल टिप्टो। इसीलिए ये वाला स्टेप लिंक रिएक्शन जैसा है। अल्फा कीटो ग्लूटारेट के साथ मैंने एक कार्बन डाइऑक्साइड भी निकाल दिया, एक NAD प्लस से NADH बना दिया, तो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और कार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है। अब बताओ कितने कार्बन बचे? 4 बनना चाहिए था सक्सिनेट, लेकिन यहाँ पे कोई एंजाइम भी ऐड हो रहा है, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे? सक्सिनेट एंजाइम। और यहाँ पे कितने कार्बन? बताओ 2 कार्बन निकल गए ना, एक ऊपर एक नीचे। अब जब ये सक्सिनिल कोएंजाइम है, देखो यहाँ पे जो ये कोएंजाइम है, इसके जब ऐड करते हैं ना बेटे, तो इससे बहुत ज्यादा एनर्जी रहती है। इसके जो होगी जो एनर्जी होती है, जब आप सक्सिनिल कोएंजाइम है, इससे कोएंजाइम को जब आप हटाते हो तो ATP GDP से प्लस फॉस्फेट के साथ GTP का निर्माण करते हैं, क्योंकि जब इसे रिमूव करते हैं तो बहुत एनर्जी निकलती है और यहाँ पे बन जाता है सक्सीनेट, सक्सिनिक एसिड या सक्सिनेट लिखो कोई बात नहीं, सक्सिनिक एसिड। अब बताओ यहाँ पे कितने कार्बन? यहाँ पे अब सक्सिनिक एसिड से क्या बना हुआ है? सक्सिनिक एसिड से क्या बनेगा? 6 और 7, ठीक है। हाँ 2 रह रहे हैं, 9 हो जाएंगे। सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड, जब ये सक्सिनिक से फ्यूमेरिक एसिड बनता है तो यहाँ पे भी एक ऑक्सीडेशन होता है। कोई बात नहीं, वहाँ पे 9 लिखे ना, कोई दिक्कत हो गई? ठीक है। जब ये सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड बनता है तो यहाँ पर भी क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। अब क्या होता है आपको पता है? फ्यूमेरिक एसिड में से क्या बना दोगे? मैलिक। फ्यूमेरिक एसिड से क्या बनाओगे? मैलिक एसिड। और मैलिक एसिड कैसे बनेगा? जब इसमें पानी जुड़ेगा, H2O जुड़ेगा। और फिर नवा स्टेप मैलिक एसिड से आपने पढ़ा होगा शायद, मैलिक एसिड से ऑक्जेलो एसिड, बन जाएगा दोबारा, आराम से बन जाता है दोबारा। सारा जगह 4 4 4 दोबारा एक बार ये साइकिल चलेगी और दोबारा फिर से चलेगी, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या होता है? NAD प्लस से NADH, 2 ही बार तो बनाया ना यहाँ पर, NAD प्लस से NADH, ठीक। फिर से देख लो शुरू से, 1 2 3 4 कहाँ हो गए? नहीं मैडम वो नहीं करा मैडम, 2 तो NADH बने हैं, 3 बने, 3 NADH, 3 NADH बने हैं, एक NADH2 बना है, इतना ही बनता है। हाँ पहला स्टेप एक बार आप लिख लीजिए,
फिर मैं बोलती हूँ। मैडम फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था मैडम NADPH। NADH एंजाइम क्या कह रहे हो मतलब? मैडम NADH जैसे लिखा था वो NADPH था। फॉस्फेट जोड़ के लिखा था NADPH में NADPH समझ नहीं पाई कब जाएगा मैडम दिखाओ वो। क्वेश्चन बता दो। वो फुल फॉर्म होगा जैसे हाँ, एंजाइम होता है ना, तो उसमें दूसरा कोई एंजाइम हो रहा होगा, या फिर क्या कह रहे हो मुझे को बता देना। थोड़ी स्टेप साइकिल सुन में आई। मैम पूरी याद। कुछ नहीं आई, कल पूछोगे ना तब ठीक है मैम आप पूछ लो। आई। Yes, sir. देखो पहला स्टेप एक बार फिर से, और फिर इसके बाद जो है इसका पेट पढ़ेंगे, मतलब कितना एटीपी बन गया, क्या क्या हो गया, और कुछ होमवर्क दूंगी मैं आपको उससे, ठीक है। पहला स्टेप, ये जब क्रेब साइकिल आपने क्रेब साइकिल शुरू करने से पहले ग्लाइकोलिसिस में पायरुवेट बना लिया, Yes. कार्बन का 2 मत करो। वो पायरुवेट जो है क्या करेगा, अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में इनर माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कर जाएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन कराएगा, और अगर नहीं है तो वो लैक्टिक एसिड और एथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब वो जो क्या कहते हैं, क्या बताया, पायरुविक एसिड है, वो जब इनर माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री करता है तो 3 कार्बन है, एक निकाल दो, कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा, 3 से बचेगा 2। और जब पायरुवेट है उसको कराना है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन से जुड़े बनाएगा एसिटिल, बस एसिटिल। और उसको करने के लिए जब आप ऑक्सीडेशन कर रहे हो तो साथ में NAD प्लस से NADH बन जाएगा, ठीक है। और कोएंजाइम जुड़ेगा, तो एसिटिल कोएंजाइम, वो एसिटिल कोएंजाइम क्रेब साइकिल पे एंट्री करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हो रही है सारी की सारी प्रोसेस, केवल सारे एंजाइम जो है माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं मैट्रिक्स में, एक को छोड़ के सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की तरह भी काम करता है, ठीक है। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इसके बेटे कहीं कहीं पे लिखे, कहीं कहीं पे नहीं लिखे हैं, एक दो एंजाइम आप अपने हिसाब से भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक। उसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पूछता है वो बता दिया उन्हें, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज पूछता है। पहला स्टेप, कार्बोक्सिलिक एसिड का ये ग्रुप का मेंबर है, इससे जो है ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ये सोचोगे ये कहाँ, ये ऐसे ही पड़ा रहता है वहां पे, इसको पकड़ेगा, एसिटिल को एंजाइम जोड़ देगा अपने साथ, ये 4 और ये 2 दोनों मिलके 6 कंपाउंड बनाएगा सिट्रिक एसिड। और ये जो बनाएगा ऐसे भी पानी में चाहिए, इसे पानी चाहिए, इसलिए संकलन आपकी किताब में लिखा होगा, इंग्लिश वाला में लिखा होगा कंडेंसेशन, ठीक, पानी के साथ मिलकर के बना देगा। पहला एंजाइम सिट्रेट सिंथेसिस, ठीक। अब क्या है, सिट्रिक एसिड बन, सिट्रिक एसिड का क्या बनाया है, आइसोमर, उसको क्या कहते हैं, एंजाइम आइसोमेरिस, ठीक। अब ये आइसोसिट्रेट है, इसका सबसे पहले नंबर पे ऑक्सीडेशन करता है, ऑक्सीडेशन करोगे NAD प्लस से NADH निकलेगा, और क्या बनेगा, ऑक्सीलोसैक्सिनेट, ठीक है। अब इस ऑक्सीलोसैक्सिनेट में 6 है, एक कार्बन डाइऑक्साइड निकाल, क्या हुआ, डिकार्बोक्सिलेशन, और क्या बनेगा, अल्फा। आज छह था, यहाँ कितना बचा, 5। अब इस 5 कार्बन वाले अल्फा कीटो ब्यूटरेट में डीकार्बोक्सिलेशन एंड ऑक्सीडेशन दोनों एक जैसे, जैसे एसिटिल को एंजाइम बनाया था बिल्कुल वैसा ही लिंक रिएक्शन चलाना है यहाँ पे। देखो पहले कार्बन डाइऑक्साइड भी निकाल दिया, ऑक्सीडेशन NAD प्लस से NADH भी बना दिया, और को एंजाइम भी जोड़ दिया, बिल्कुल जैसे आप एसिटिल को एंजाइम बनाओगे। बनना चाहिए सक्सेनिक एसिड, लेकिन बना सक्सिनिल को एंजाइम में जुड़ गया, सक्सिनिल को एंजाइम बना। अब यहाँ पे 5 था, वहां कितना बचा, 4। सक्सिनिल को एंजाइम में से को एंजाइम जब आप हटाएंगे तो एनर्जी बहुत लिबरेट होती है, उसमें GTP मतलब GDP ATP जैसा ही है, बिल्कुल सेम, ठीक है, सबस्ट्रेट, तो GTP का फॉर्मेशन हो जाएगा, और इसे और बनेगा क्या, सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड बनेगा, फिर से ऑक्सीडेशन, ठीक है, फ्यूमेरिक एसिड बनेगा ऑक्सीडेशन करके। फ्यूमेरिक एसिड में पानी जोड़ेंगे, मैलिक एसिड से ऑक्सीडेशन करके ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, एरो का ध्यान रखें, ठीक, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड ये बन गया आपका। अब देखो पूरा 3 कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, दो कितना निकला यहाँ देखो, पहले एक ये निकला, एक ये निकला, और एक लिंक रिएक्शन में निकल गया। 3 सबसे पहले लिंक रिएक्शन में निकला, जब लिंक रिएक्शन होगी तभी तो क्रेब साइकिल चलेगी, तो पहला लिंक रिएक्शन में निकल गया, 2 यहाँ निकल गए, कितने, 3 निकले, तो 3 निकले। अब पायरुवेट एसिड कितना होता है, 3 कार्बन का 2 मॉलिक्यूल, तो 3 निकल गए, यानी कि 2 बार साइकिल चलेगी, है ना, तो 2 बार क्रेब साइकिल चलेगी, 2 बार क्रेब साइकिल रन करने में पूरे के पूरे कार्बन डाइऑक्साइड का पूरा कंप्लीट ऑक्सीडेशन, जितना C6 था उतना CO2 निकल गया। ये समझ में आया, यस मैडम। वो लिख लो जो तुम लोग कह रहे हो, क्या बोलते क्या बोलते यार, अरे यार माइंड मैप,
इसको याद करने के लिए एक तरीका, ठीक है, वो लिख लो। पर ये समझ में आ गया? मैडम ऐसे याद मैम आ गई तो समझ समझ में आ गया? मैडम ऐसे ही याद कर लो, माइंड मैडम में से तो कोई पता बस नहीं वही तो एक बार तुम में से कोई खड़े होकर के इसे समझा। मैडम हमेशा वही बोले रहो, उसी को मेडिकल करना, तुम भी क्या क्या बैठ हो, किस लिए आए हो? दरिया धनिया भी नहीं है यहाँ पे कोई। चलो कोई भी एक लोग तुरंत खड़े होकर के बता दो बेटे, बस 5 मिनट में मैं इस पूरे लेक्चर को खत्म करूँ। कोई भी एक लोग खड़े हो जाओ। चलो भाई कौन जा रहा है तुम लोग जा रहा है मैं जाऊँ ऐसे बनने ना सीखो ये चलो चलो तुम्हें बताओ, इसमें कितना NADH बना, यहीं से देख के बताओ कितनी बार NADH बना। 3 NADH कितना बना? 3 और एक NADH से कितना ATP निकलता है? 3 3 ATP। तो इसमें 3 में कितना निकलेगा? 9 टोटल कितना? 9 ATP। ठीक। FADH कितना निकला? 1 एक। और एक FADH से 2 2 ATP ATP निकला। FADH कितना निकला? 2 ATP निकल और GTP कितना, यानी एक एक। और इससे 1 ATP टोटल कितना हो गया? मैडम 12 तो 11 और 1 12। 12 12 और 8 कितना हुआ? 20 20। और 2 बार और साइकिल चलाओ। अभी 40 कहीं और अभी एक दो जगह छूट रहा है, मिस कर रहे हैं। 40 30 गुना 40 कर दो। एक मिनट मैडम एक मिनट। मैडम 12 शुरू से अभी शुरू से फिर से बता दे, तो पहले खाली क्रेब साइकिल का भी ध्यान रखो। क्रेब साइकिल में जितना भी चला उसमें कितने बने? 12। ठीक है। अच्छा, जो ये ATP होता है इसको SLP कहते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन फॉस्फोराइलेशन। ध्यान रखिएगा, मतलब डायरेक्ट एनर्जी है ATP को, SLP। तो पूछेगा कि क्रेब साइकिल में कितना SLP कर देगा ना, तो कंफ्यूज मत होइएगा। मैडम 2 बार ये साइकिल चलेगी, एक बार में 12 बने 2 बार दो में बारे में 24 24 बन गए। लिंक रिएक्शन में एक NADH बना था तो 1 से 3 बनेंगे और वहां 2 मॉलिक्यूल थे तो 2 वो हो गए 6 दूनी वो 3 दूनी 6 6 वहां हो गया मैडम हाँ, और ये हो गए 24 6 30 और 8 वहां बने थे मैडम कोएगुलेशन में 38 पूरे अभी इन लोगों को फिर समझा देती हूँ। ये क्रेब साइकिल हो गई ना, सबको समझ में आ गई? आप चलिए थोड़ा सा इसको पूरा रिएक्शन का प्रिंट पढ़ लीजिए। कितना ATP कितना खुद करेंगे आप। टोटल 36 कैसे कंज्यूम हो गया। अच्छा, डिटेल करते हैं। हाथ पे आवाज आ रही है इसमें पूछेगा फर्स्ट एंजाइम कौन सा है, पहला एंजाइम कौन सा लगा था? ठीक है। टोटल नंबर ऑफ NADH कितना बना? 3 ठीक है। और एक NADH से बनता है 3 ATP ठीक है, तो इसीलिए इसलिए 3 NADH से बनेगा 3 गुणे 3 बराबर 9। ठीक। ये किसी को दिक्कत तो नहीं है? GTP बोलते हैं SLP, डायरेक्ट एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्ट ATP बोलते हैं, डायरेक्ट ATP। इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन। GTP कितना बना? GTP कितना बना? 1। FADH कितना बना? एक ही बना था, लेकिन कितने ATP बनते हैं? 1 से 2 ATP बनते हैं, तो इसलिए 1 2 गुणे 1 करोगे तो कितना? 2। तो ये हो गया 1, ये हो गया और ये हो गया, टोटल हो गया 12। ये डिटेल 12 हो गया। अच्छा, अब आप इसमें ये बताइए कि इसमें कितने ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हुए? मैडम दो मैडम होता है एक हुआ ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन दोनों एक साथ कितनी बार हुए? 2 बार 2 बार। एक बार एसिटिक को एंजाइम बनने में, मैडम और होता एक लिंक बार रिएक्शन आप तो बेटे उसी से तो शुरू होगी ना ये। अगर वो नहीं है तो क्रेब साइकिल अपने आप शुरू करा लोगे क्या? नहीं मैडम ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कितनी बार हुआ? 2 टाइम। ठीक, एक साथ ऑक्सीडेशन डीकार्बोक्सिलेशन ऐसे तो हुआ है, लेकिन एक साथ दोनों प्रक्रियाओं को जोड़ करके एक ही रिएक्शन में जो हो रहा है वो कितनी बार हुआ है? 2 बार ठीक। और इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला तो मैंने बता ही दिया था। अब ओवरऑल शुरू कर लेते हैं फेट ऑफ ATP।
रेट ऑफ एटीपी। चलो ग्लाइकोलिसिस से बताओ, ग्लाइकोलिसिस से शुरू करो। बताओ कितना ग्लाइकोलिसिस में कितना एटीपी बना? मैडम 8 नहीं 4 बजे शुरू तो करो। 4 बने थे, या 2 खर्च हो गए 2 बचे 2 बचे ठीक। अब इसके बाद ये एटीपी एलईडी एनएडीएच कितने बने थे? हाँ NH, जो 8 बोल रहे हैं वो भी 2 ही बने थे। दो तो डबल डबल एक ही बार में बना था, डबल 2 है ना? तो 2 गुणे 3 करूँ ना मैं, 3 एटीपी कितना हो जाएगा टोटल? 6 6 और प्लस 2 करोगे तो कितना? 8। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस हो गया। अब 12। अब देखो ये जब एक बार साइकिल चल रही है 12 बार। मैडम ऊपर मैडम सबसे मैडम सक्सिनिक एसिड के ऊपर मैडम 4 कार्बन के ऊपर ये जो 12 कार्बन है, ये साइकिल एक बार चल रही है तो बेटा 12 बार, जैसे आपने पायरुवेट के 3 कार्बन के कंपाउंड थे, है ना? तो पायरुवेट के 3 कार्बन के कंपाउंड थे, 2 मॉलिक्यूल। अगर एक बार चल रही है तो 12, तो 2 बार चलेगी तो कितना हो जाएगा? 24। और इसमें कितना ये जोड़ दो, कितना हुआ? जोड़ो भाई, 24 में 8 जोड़ो। मैडम 32 24 में 8 जोड़ेंगे 32 नहीं 24 में 8 जोड़ेंगे 32 ही तो है मैडम मैडम और बाकी हिंदी वाले मैडम वो और एक लिंक रिएक्शन में 32 में 6 जोड़ दो फिर हो जाएंगे दो ही बन रहे हैं, 3 दूनी 6, तो टोटल 36 है। ठीक है, ऐसे बन। ठीक है, ये यहीं पे खत्म हो गया। आपका एक होमवर्क है, आप वो लिख लो जरा, 2-3 क्वेश्चन करके लाना। चलो आओ देखिए मैडम और अभी कर दे यस मैडम बताओ पहला क्वेश्चन, एक पायरुवेट में कितनी एटीपी बनेगी? खाली एक पायरुवेट की बात सारी। एक पायरुवेट में कितना एटीपी बनेगा बताओ? मैडम एक पायरुवेट से हाँ, एक ओके पायरुवेट से कितने एटीपी बनेगा? एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितने एसएलपी बनेंगे? एक ही बना रहे क्या तुम? देख लो ठीक है, आज का लेक्चर ये खत्म हुआ। ये आपका होमवर्क है, कल क्वेश्चन करेंगे। और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितने एसएलपी बनेंगे? ये रहा। चलो आप बाकी का कल। थैंक यू। आप अपना थोड़ा सा पढ़िएगा, घर जाकर रिवीजन करिएगा।